अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं ईशाल अदनान। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम और एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए अंदाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं नाज़रीन की पुरजोर फरमाइश पर। और फाइनली इशारा आपको यकीन भी आ रहा है कि हम ऑन एयर हो चुके हैं मॉर्निंग शो में। मुझे इस तरह से यकीन आ रहा है क्योंकि जब सुबह आप उठते हैं ना तो आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ना चाहते हुए भी यकीन हो जाता है। बिल्कुल। और जिस शो का नाम है वो पाकिस्तान मॉर्निंग, तो उसके लिए तो यकीनी तौर पे फिर आप लोगों का साथ भी हमें चाहिए होगा। आज है फर्स्ट एपिसोड पाकिस्तान मॉर्निंग का और उम्मीद करते हैं कि हमारा जो साथ है ये दूर तक चलने वाला है और बहुत सी इसमें आपके एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें होंगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी तक आपको दीगर मॉर्निंग शोज़ पे नज़र नहीं आई, जिसमें मुल्क की सियासी मंजरनामा भी होगा और इसके साथ साथ आलमी मंजरनामे पर भी ख़ास नज़र रखी जाएगी। बिल्कुल जी, सेहत के हवाले से भी बात होगी, खेलों की सरगर्मियों पर बात होगी, मईशत समेत दीगर मौज़ूआत के भी मौज़ूआत को हम ज़ेर बहस लाएंगे और बहुत सारे घरेलू टोटके भी होंगे इस हवाले से। बिल्कुल, और तंज़ो मज़ाक का तड़का भी लगाया जाएगा। यही नहीं होगा, इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाएंगे मुख्तलिफ शोबों जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात भी शामिल होंगी। सेहत से मुतल्लिक जो मामलात हैं, जो मसाइल अवाम को दरपेश होते हैं, उस पर भी बात की जाएगी और इसके साथ साथ माहिर नजूम भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस्मत का हाल बताएंगे जुनैद, और हमारे साथ मशहूर मारूफ तज्ज़ियाकार माहिरीन होंगे। सिर हासिल गुफ्तगू इनसे की जाएगी। कॉमेडियंस भी होंगे जिनसे चुटकुले भी आप सुनेंगे और लोटपोट हो जाएंगे। बिल्कुल, और इसके अलावा शोबिस के नाम व सितारों को किस तरह से भूला जा सकता है वो भी हमारे मेहमान बनेंगे और माहिरीन सेहत उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि तंदुरुस्त और तवाना जिंदगी कैसे रहा जा क्या राज हो सकते हैं। और आज ही के हमारे फर्स्ट एपिसोड के अंदर भी एक माहिर नफ्सियात भी हमारे साथ होंगे जो कि आजकल पाकिस्तान के अवाम इंशाल्लाह अमूमी तौर पे डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा बच्चे भी शिकार हैं। हम उस हवाले से भी उनके जो अहम मशवरे होंगे वो आप तक पहुँचाएंगे और साथ ही साथ जी हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने नाजरीन के लिए बहुत से जो अहम मौज़ूआत ला रहे हैं, जो बहुत अहम जो लोगों के अवाम के तवज्जो जो अपनी तरफ मबजूल किए हुए होते हैं, वो मौज़ूआत हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम आज बांग्लादेश को मेरे ख्याल बिल्कुल खबरें काफ़ी गर्म हैं। पिछले एक हफ्ते की बात की जाए और ख़ास तौर पे अगर कल की बात की जाए तो नाज़रीन बड़ी डेवलपमेंट हुई है बांग्लादेश के अंदर। जो एक तलबा का एहतजाज दिखाई गई है, जी हाँ, वो इतने कम वक्त के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली लेकर आएगा इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, लेकिन बहरहाल जो नौजवान हैं वो रोशन मुस्तकबिल के लिए सड़कों पर निकले हैं। मामला शुरू हुआ था नाज़रीन कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज के सिलसिले में, लेकिन जो वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद थी उनकी तरफ से अनफॉर्चुनेटली कहा जाए कि बजाय इसके कि उनकी सुनवाई होती, उन मुतालबात को सुना जाता, संजीदगी से उस पर गौर किया जाता, उसका कोई हल तलाश किया जाता, उन्हें ताकत से कुचलने की कोशिश की गई और इस्तीफा दिया। न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि उन्हें मुल्क छोड़ने पर भी मजबूर किया गया और एक तकरीर वो उन्होंने आखिरी रिक्वेस्ट के तौर पे हम बात कर लेंगे जुनैद, लेकिन सुपर पावर अमेरिका को भी हम भूल नहीं सकते क्योंकि इलेक्शंस जो हैं उनकी गर्मा गर्मी उनकी आमद है। बिल्कुल, और दोनों जमातें जो हैं वो इस वक्त टक्कर की आपस में। इस वक्त वो मेरे ख्याल में ट्रंप देख लें या कमला हैरिस, एक काम कर लेते हैं ना, ये सारी चीज़ें यूं ना हो कि अवाम भी परेशान हो जाए कि मॉर्निंग शो में हमें क्या कुछ आज बताने जा रहे हैं। अपने पहले गेस्ट का आपसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब। आपको डॉक्टर साहब वेलकम कहते हैं सुबह सुबह यहाँ पे आप हमारे प्रोग्राम को, और फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट गेस्ट आप हमारे बने हैं, तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। सबसे पहले जिस तरह हमने अभी बात की थी शाल ने और मैंने कि बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली रुनुमा हो चुकी है, आपके ख्याल में वो मामला जो कि कोटा सिस्टम से शुरू हुआ और तलबा उसके अंदर सड़कों पे आए, बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि ये मामला दब जाएगा, लेकिन उसके अंदर इतना खून खराबा हो गया, 300 से ज़ायद कीमती जानें चली गई और फिर जो कल और परसों में हुआ है 90 कीमती जानें जाती हैं और उसके बाद फिर फ़ौज इंटरवीन करती है, शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ना पड़ जाता है, इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है। आपके ख्याल में ये सारा कुछ जो एक ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार हुई है, इसकी बुनियादी वजह क्या आपकी नज़र? देखिए जुनैद, बात यह है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है और वो मैसेज ये है कि कोई भी आज के दौर में कहीं पर भी ताकत के ज़ोर पर किसी भी अवामी तहरीक को एक हद से ज़्यादा नहीं दबाया जा सकता। और दूसरी बात यह कि अवाम जब अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े होते हैं तो फिर उनका जो इनकलाब होता है उसको रोकना नामुमकिन होता है। इस सारी सूरत हाल में हसीना वाजिद का जो 15 साल का इक़्तिदार है, उसके अंदर एक बुनियादी बात जो हमने देखी वो ये कि उन्होंने गो के जमहूरियत इलेक्शंस भी कराए, जमहूरियत के नाम पे इक़्तिदार रखा, लेकिन उसके अंदर उनका जो तर्ज़ इक़्तिदार था वो डिक्टोरियल था, आमिराना था। बिल्कुल। अच्छा, उस आमिराना इक़्तिदार का नतीजा ये था कि उन्होंने सारी अपोजिशन को जेल में डाल दिया, खालिदा ज़िया को जेल में डाल दिया, जमात इस्लामी के बड़े बड़े रहनुमाओं को किसी को फांसी पे लटका दिया। ठीक है, उसके बाद ये किया गया कि तलबा और किसानों के हवाले से बहुत सख्त पॉलिसी इख्तियार की गई।
फिर कभी कभी ये होता है कि जो इक़्तिदार में होता है, मैं ये समझता हूँ वो मिस कैलकुलेट भी कर जाता है अपनी ताकत को और आवाम की ताकत को। यहाँ पे कहीं आपको मुमासलत इसको इंडियन जो मॉडल है गवर्नेंस का, हुकूमत करने का, उससे भी नजर आता है? क्योंकि वही मोदी वाली पॉलिसीज, मीडिया को कंट्रोल करना, मुखालिफिन को दबाना। बिल्कुल, मोदी की पॉलिसी से भी ये मुबासलत रखता है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा सख्त तर्ज जो है हुक्मरानी था। उसकी एक और वजह आप समझें कि वो ये कि उनको ऐसे लग रहा था जैसे अब उनकी कोई अपोजिशन नहीं रह गई। ठीक है, हमने देखा कि जो अभी इस साल के अवाइल में इलेक्शंस हुए वहाँ, और उन्होंने जो कि बड़े मुतनाज़ा इलेक्शन थे, पूरी दुनिया ने उस पर सवालात उठाए, लेकिन चूंकि वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री के साथ आई हुई थी। फिर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उनकी जो वाइफ हैं वो हसीना वाजिद की फर्स्ट कज़न है। और जो मौजूदा आर्मी चीफ के जो ससुर हैं वो हसीना वाजिद के वालिद के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, रिश्तेदार भी थे। और वो पहले आर्मी चीफ अपॉइंटेड थे। अच्छा, उनके बारे में, हसीना वाजिद के बारे में ये भी कहा जा रहा है ना कि उन्होंने सब जो अहम पोस्टें थी उन पर अपने अजीजों को, मकसद भी, कोटा सिस्टम का मकसद भी यही था। हाँ। तो ये जो उनका 15 साल दौरे हुकूमत था, फिर उन्होंने 5 दफ़ा वो इलेक्ट होकर आई, जाहिर है कि वोट तो उन्हें दिए गए और उसके बाद ही उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। ये 15 साल एकदम से 45 मिनट में चकनाचूर हो जाना और एक मतलब इतनी बड़ी हुकूमत। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए कि ये सारी हथकंडों के बावजूद 15 साल किस तरह से उन्होंने तूल दे दिया अपनी हुकूमत को? देखिए, इशाल ने जो पॉइंट कहा ना कि कभी कभी ये होता है कि 15 साल बड़े आसानी से गुजर जाते हैं, लेकिन वो 15 मिनट बड़े मुश्किल हो जाते हैं जब आवाम का सैलाब सामने खड़ा होता है। सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की कि इन्होंने ये किया कि जिस तरह कोटा सिस्टम पे जो जायज़ और नाजायज़ मुतालबात थे उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया, और उसके ऊपर ये कि ताकत का इस्तेमाल किया। आपने सैकड़ों लोगों की जानें ली। आपने देखा कि तलबा ने अब कितना खूबसूरती से एक मुतालबा किया है कि जी हम डॉक्टर यूनुस को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं या सरबराह हुकूमत बनाना चाहते हैं, वज़ीर आज़म। उसकी वजह यह है कि वो एक पब्लिक फ़िगर हैं, उन्होंने डिलीवर किया हुआ है, नॉन कंट्रोवर्शियल फ़िगर हैं, और सबसे बढ़कर ये कि तलबा में या यंगस्टर में वेरी पॉपुलर हैं बिकॉज उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता। उन्होंने इक़्तिसादी तौर पर बांग्लादेश आज जहाँ खड़ा है उसके अंदर उनका बहुत बड़ा किरदार है। और उससे पहले डॉक्टर अख्तर हमीद खान थे जो कराची में बाद में कोरंगी प्रोजेक्ट के इंचार्ज हुए। बेनज़ीर भुट्टो ने उनको बड़ा सराहा, नोबेल प्राइज़ के लिए भी उनका भी नॉमिनेट हुआ। सो इस हवाले से देखा जाए तो जिसको आप कहते हैं ना पॉवर्टी एविलिएशन के लिए जितना काम वहाँ पर हुआ, उस हवाले से ये 2-3 नाम जो हैं वो बांग्लादेश में आज भी बड़े काबिल इज़्ज़त हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये देखना होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या चीफ ऑफ आर्मी, क्या समझते हैं? अभी तो आर्मी चीफ ने होल्ड ले लिया और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इंशाल्लाह पूरी हुकूमत का उन्होंने अनाउंस भी किया, लेकिन वो उसकी शक्ल क्या होगी और वो कब अमल में आती है, ये एक अहम चीज़ है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह कहा कि ताकत में नज़र नहीं आता, अवामी नफ्स को पहचानना भूल जाते हैं हुक्मरान, ये बात तो समझ में आती है कि ताकत के नशे में इंसान अंधा हो जाता है, लेकिन अपने ही लोगों को, वो लोग जो अपना हक मांग रहे हैं, दहशतगर्द कह देना, और उनको, क्योंकि रज़ाकार का लफ्ज़ वहाँ पे गद्दार के लिए इस्तेमाल होता है, तो उनको गद्दारी के जुर्म का शिकार करार दे देना, ये क्या माइंडसेट है? देखिए, यही वो माइंडसेट था। मैं समझता हूँ कि उसमें हसीना वाजिद ने ये सोचा कि शायद मैं इसको अभी भी उस बांग्लादेश और उस वो जो उनकी तहरीक आज़ादी या वो जो इंडियन सपोर्टेड मुक्ति बाहिनी की तहरीक थी उससे मैं रिलेट करके शायद मैं दोबारा से अवाम की हमदर्दी हासिल कर सकूँ। मैं समझता हूँ कि जो एजुकेटेड नस्ल है वो ये बात जानती है कि किस बदतरीन अंदाज से इंडियन कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए बांग्लादेश का वजूद मार्ज़ वजूद में आया। उसके बाद सबसे बड़ी गलती और सबसे हकीकत जो पूरी दुनिया जानती है वो ये कि हसीना वाजिद ने किस अंदाज में पिछले 15 साल में इंडिया की झोली में फेंका हुआ था बांग्लादेश को। बांग्लादेश जो था वो एज ए प्रॉक्सी ऑफ, आपको लगता है ये सिलसिला इंडिया के अंदर बड़ी जुनेद बड़ी हलचल मची हुई है कि जी ये हुकूमत चली गई, फ्लाइट्स बंद कर दी हैं इस वक्त बांग्लादेश, और उनको ये है कि शायद इसके बाद उनका वो जो कंट्रोल था खित्ते में वो कम हो गया, क्योंकि इससे पहले मालदीव की हुकूमत टॉपल हुई, उससे पहले मालदीव की हुकूमत भी भारत नवाज थी, भूटान की हुकूमत टॉपल हुई। लेकिन अब ये भी यहाँ पर अगर हम इस हवाले से भी बात करें कि स्टूडेंट्स ने जिस तरह से तलबा तहरीक चलाई और जिस तरह से उन्होंने तोड़ फोड़ भी की, यकीनी तौर पर वो आमराना जो हुकूमत है उसके अगेंस्ट थे और उसे मतलब नस्लो नाबूद करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। लेकिन क्या तलबा का ये जो अमल था वो ठीक था? उसको किस तरह से आप डिफेंड करेंगे? क्योंकि जिस तरह से निकाला गया हसीना वाजिद को, कोई और तरीका भी हो सकता था शायद। मैं आपको एक बात बताऊं ईशाल, अगर आप इसको हिस्टोरिकली देखें तो ये उनका मुतालबात पिछले साल भी सामने आए। गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम इलेक्शंस के बाद इस पर फैसला करेंगे। फिर इलेक्शन के बाद भी 2-3 बार तलबा की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, बाकायदा
जनाब एक हुकूमत को मैसेज भेजा गया कि 6 माह हो गए हैं, 4 माह हो गए हैं, आप अपना वादा पूरा नहीं कर रहे, कोटा सिस्टम को जो है वो री-इवैल्यूएट करना है, उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, वो आप नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से जो हकदार तलबा या हकदार जो लोग हैं वो जॉब्स हासिल नहीं कर पा रहे, उनकी हकतलफी हो रही है। सिर्फ 1% भी शायद वो लोग नहीं होंगे। मकसद बुनियादी तौर पे वही था जिसकी आपने भी बात की कि अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए वो अपने लोगों को नवाजते थे, लेकिन इस वक्त तो ऑपोजिशन और सारी जेलों में ब्यूरोक्रेसी पे उनका होल्ड रहे। डॉक्टर साहब से मजीद विशाल इसका जवाब डॉक्टर साहब लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक पैकेज हमारी टीम ने तैयार किया है इसी मामले को लेकर। बांग्लादेश में इनकलाब तलबा की तहरीक किस तरह से कामयाब हुई है और वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देकर ढाका छोड़ने पर ढाका पैलेस छोड़ा और वहाँ से फरार हो गई। हसीना वाजिद वज़ारत उस्मा छोड़ते वक्त खिताब रिकॉर्ड कराना चाहती थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो इससे रिलेटेड एक तमाम मंजरनामे के हवाले से पहले वो पैकेज देखिए, उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज ने रंग दिखा दिया। मुल्क के सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाली हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर हो गई। शेख हसीना वाजिद इस्तीफा देने के बाद अपनी बहन शेख रेहाना के हमरा खुसूसी हेलीकॉप्टर पर भारत चली गई। हसीना वाजिद को मुबैना तौर पर फौज की जानिब से मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया गया था। उन्होंने वज़ारत उस्मा छोड़ते वक्त खिताब रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने के बाद आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान ने कौम से खिताब में कहा कि बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। कर्फ्यू जहाँ किसी हंगामी सूरत हाल की जरूरत नहीं, मसले के पुरअमन हल के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो फौज पर भरोसा रखें, अमन वापस न आएंगे। शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने और मुल्क में अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान के बाद हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। तलबा ने अपने खानदान वालों के साथ सड़कों पर जश्न मनाया। ये पैकेज आपने देखा है किस तरह की सूरत हाल जो है? जी हाँ, काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने भी तज़किरा किया कि भारत के अंदर भी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और उसको कुचलने के लिए भी बांग्लादेश की हुकूमत का साथ पहले बड़े भरपूर अंदाज में होता रहा, तो अब ये सिलसिला भी रुकेगा? एक धचका है ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट में और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट में एक भूचाल आया हुआ है। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने जिस तरह से कलकत्ता में मुजाहिरीन को कंट्रोल किया हुआ था, फिर जो म्यांमार का इशू था, रोहिंग्या का इशू था, उसमें बांग्लादेश पे कितना दबाव डाला हुआ था और बांग्लादेश की इकॉनमी पे कितना उसका असर हो रहा था। और अब जो है वो बहुत सारे मामलात, इसी तरह कश्मीर, खालिस्तान और मिज़ोरम एंड नागालैंड और आसाम, जहाँ जहाँ पर आज़ादी की तहरीक चल रही हैं, उन सब में एक नई जान आएगी। उन सब को एक मैसेज जाएगा कि अगर अवाम ने भरपूर तरीके से अगर तहरीक चलाई तो वो अपनी आज़ादी इस फस्तायत से हासिल कर सकेंगे। हम ये बात तो समझते हैं कि मोदी की जो हुकूमत है और मोदी का जो अंदाज़े हुक्मरानी है वो फाशिस्ट है। उसके नतीजे में हमने देखा कि उसने खुद अपनी ही आवाम को महकूम बनाया है और मीडिया को कंट्रोल। सब इस घबराहट का एक ये भी मजहर है कि उन्होंने सियासी पनाह देने से इनकार कर दिया है और मुमकिन तौर पे अब बरतानिया या फिर अमेरिका का रुख कर सकती हैं शेख हसीना वाजिद। बिल्कुल, देखें बात यह है कि अगर वो इंडिया में पनाह लेती हैं तो खुद इंडिया में भी एक रिएक्शन आएगा और बांग्लादेश की आवाम को भी एक बहुत बड़ा क्लियर मैसेज चला जाएगा कि हु वाज बिहाइंड हसीना वाजिद गवर्नमेंट। अच्छा, इस सारे मंजरनामे को हम किसी हद तक पाकिस्तान से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और मसाइल का सामना तो पाकिस्तानी अगर मैं हकीकत में कहूँ तो जब मैं आपसे पहले शुरू किया कि मैंने कहा ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इट इज़ अलार्मिंग। देखें आवाम को जहाँ जहाँ ये तहरीकें चल रही हैं तो सबक आपको लगता है कि सीखेंगे हमारे हुक्मरान? ये ज़रूरी होता है कि वो दुनिया के आलमी मंजरनामे से सबक लें और इस तरह के जो हालात हैं इससे इनको सबक ये लेना चाहिए सबसे अहम कि अवाम का इतना जो दबाव है और अवाम की हिम्मत और बर्दाश्त को इतना ना आज़माया जाए। डॉक्टर साहब, इससे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हुक्मरान जो हैं वो समझ जाएंगे या फिर जो तहरीक चलाने वाली अनासर हैं वो ज़्यादा सरगर्म हो जाएंगे, बिल्कुल उनको और ज़्यादा शय मिल जाएगी कि वो भी तहरीक चला सकते हैं या कामयाबी उन्हें हासिल हो सकती है। देखिए, किसी भी हालत में कोई भी तहरीक के अंदर एक बात तो वाज़ेह होती है और वो होता है कि मुल्क जो है वो बहरहाल नुकसान का शिकार होता है। तो इसलिए हुक्मरानों को होश के ना खुलने, इस नौबत से पहले ही समझ जाए तो बेहतर है। पहले अवाम को रिलीफ, ये तो आखिरी स्टेज है। हाँ, वरना देखिए, वरना कोई भी अगर इस तरह का मूवमेंट आती है तो फिर उसको रोकना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है और फिर उसके साथ अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि कोलेटरल डैमेज बहुत होता है, उसको रोकना बड़ा ज़रूरी होता है। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ सीख पाएंगे हमारे हुक्मरान भी और उस नहज पे आने से पहले ही आवाम की नफ्स को महसूस करते हुए मसाइल के हल की तरफ जहाँ पर इस तरह की मसाइल चल रहे हैं, बहुत सारे और दीगर ममालिक भी हैं जहाँ पर इस तरह के मसाइल से
दो चार है अवाम, तो मेरे ख्याल में वो भी हुकूमतें समझ जाएंगी, हमारे हुक्मरान भी समझ साहब जाएंगे। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप सुबह के हमारे प्रोग्राम में, हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमारे पहले मेहमान बने। इंशाल्लाह आगे भी आपको ज़हमत देते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये तो था बांग्लादेश का मंजरनामा, लेकिन हलचल इस वक्त बरपा है अमेरिका में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से भी, जिनकी आमद है। और फाइनली इशाल जो बाइडन से जो एक सदारती उम्मीदवार के तौर पे सामने आ रहे थे, अमेरिकी अवाम की तो जान लगता है छूट गई है, लेकिन अब एक बार फिर से मुकाबला सख्त है दोनों उम्मीदवारों के दरमियान में। साबिका सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप पर जब से एक अटैक हुआ है, वो मेरे ख्याल में मकबूलियत वो हीरो बन चुके हैं। हाँ, मजीद जिस तरह से उन्होंने मुक्का लहराया है और ही मैन के तौर पे वो सामने आए हैं। तो क्या राय है अवाम की और किस तरह से दोनों अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, इससे मुतालिक एक पैकेज देखिए, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। अमरीकी सदारती इलेक्शन में एक बार फिर मुबाहिसे का शोर। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस में मुबाहिसा खबरों की जीनत बन गया। मुबाहिसा कहाँ होगा? हरीफों के दरमियान तकरार जारी। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट उम्मीदवारों के दरमियान 10 सितंबर को मुबाहिसा तय पाया था। ताहम डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो बाइडन की दस्तबरदारी के ऐलान के बाद दूसरा मुबाहिसा खत्म हो गया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज़ पर कैमला हैरिस से मुबाहिसे के लिए तैयार हैं, ताहम वो ABC न्यूज़ पर मुबाहिसे से इनकार कर रहे हैं। मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 4 सितंबर को कैमला हैरिस के साथ फॉक्स न्यूज़ पर मुबाहिसा चाहते हैं, लेकिन कैमला हैरिस का इसरार है कि पहले से तय 10 सितंबर को ABC न्यूज़ पर मुबाहिसा अंजाम तक पहुंचाया जाए। ट्रंप का कहना था कि हैरिस के साथ मुबाहिसे के कवायद व ज़वाबित जो बाइडन के साथ मुबाहिसे वाले ही रहेंगे। अच्छा, तो आपने ये देखा है पैकेज, और वही बात है कि अवाम चाहती है कि दोनों रहनुमा आमने सामने आए, तुंदो तेज सवालात हों और उनके पास क्या प्लान है, क्या मंशूर है और उसको किस तरह से अमल दरामद उस पर किया जाएगा। एक और चीज़ बड़ी जो कि जिस पे तनकीद हो रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप के मुखालफिन हैं वो उनके ऊपर होने वाले इल्ज़ामात, लगने वाले इल्ज़ामात और जिन केसेस का उन्हें सामना था, लेकिन लकी साबित हुए हैं। एक एक करके सारे केसेस से उनका ना सिर्फ जान खुलासी हुई है, नाम निकलता जा रहा है, बल्कि जो सर्वेज अभी तक आ रहे थे इससे पहले, कैमला हैरिस के मंज़िल आम से आने से पहले, उस पर एक वाज़ेह लीड हासिल की हुई थी उन्होंने, लेकिन अभी कुछ तब्दीली आई है। कैमला हैरिस के सदारती उम्मीदवार बनने के बाद किसी हद तक जो लीड है ये कैमला हैरिस के पलड़े में आ चुकी है, तो सूरत-ए-हाल दिलचस्प हो चुकी है। 5 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप के लिए बाइडन उतना बड़ा जो है वो मेरे ख्याल में उम्मीदवार बनकर सामने नहीं आए थे जितनी बड़ी कैमला हैरिस हैं, और मेरे ख्याल में ये मुकाबला सख्त हो सकता है। अब जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप भी उम्मीदवार हैं तो कैमला हैरिस भी हैं, उनके भी बहुत सारे चाहने वाले हैं। इसके अंदर एक और पहलू ये भी है कि जो पाकिस्तानी है, खासतौर पर एक बड़ी कम्युनिटी वहाँ पर भी रहती है, और पाकिस्तानियों को इस इंतखाबात से दिलचस्पी ये है कि जो भी नई हुकूमत बनने जा रही है उसके पाकिस्तान के ऊपर असरात क्या होंगे, पाकिस्तान के लिए पॉलिसीज कैसी होंगी, पाकिस्तानियों के लिए पॉलिसीज कैसी होंगी, ये चीज़ बहुत अहम होती है किसी भी मुल्क के जब इंतखाबात हो, खासतौर पे क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और पाकिस्तान का इत्तेहादी भी है, और फिर हमारे लिए पॉलिसीज कैसी होंगी, हम वो पॉलिसीज देखना चाहेंगे। बिल्कुल। और साजिद तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं, रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीबी साथियों में से एक शख्सियत हैं। आपको साजिद साहब वेलकम कहेंगे हमारे मॉर्निंग शो में। सबसे पहला सवाल तो यही है कि मुबाहिसे की खबरें काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी हैं, तो ये मुबाहिसे पे इतना ज़ोर क्यों दिया जा रहा है, क्यों अवाम चाह रहे हैं कि मुबाहिसा हो और उसमें दोनों उम्मीदवार एक दूसरे को ज़ेर असर ला सकें? देखिए, इस वक्त अमेरिका अपने ये सदी के सबसे बड़े सियासी बुरहान से गुजर रहा है, और मुबाहिसा इसलिए जरूरी है कि पिछली डिबेट जो है वो जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान थी, इस दफा जरूर, और ये अमेरिकन पॉलिटिक्स का एक ट्रेडिशन है कि मुबाहिसे में एक दूसरे से किए जाते हैं, अवाम को पता चलता है कि मैंडेट क्या है दोनों कैंडिडेट्स का। तो मैं समझता हूँ जो ऑफर की है फॉक्स चैनल की, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो उसको एक्सेप्ट की है, दूसरी तरफ से पता चलता है कि वो क्या करते हैं। लेकिन इस वक्त जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो आसमान को छू रहा है, और जो आप दुनिया के हालात देख रहे हैं, चाहे गाजा हो, चाहे इस वक्त ईरानियन सिचुएशन हो, चाहे उसके पीछे यूक्रेन ताइवान का फ्यूचर हो, बांग्लादेश के हालात हो, अगर देखा जाए तो इस सब के पीछे एक चीज आपको वाज़ेह नजर आती है कि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है, और उसमें अब जाहिर है दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तब्दील होता नजर आ रहा है, मुख्तलिफ किस्म की ग्रुपिंग हो रही है। साजिद साहब, आपने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको काफ़ी मकबूलियत हासिल हो गई है जब से उनके ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन कैमला हैरिस क्या समझते हैं, उनको टक्कर दे पा रही हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत जो वो ज़्यादा है? सर्वेस की अगर बात की जाए तो उसमें थोड़ी बहुत सबकत भी उन्हें हासिल है, सर्वेस के रिजल्ट भी चेंज हो चुके हैं जो बाइडन के बैकफुट पे जाने के बाद।
देखिए, इस वक्त अगर सर्वे देखे जाए और दुनिया के अंदर जो एग्जिट पोल है वो इस वक्त जो अगर देखा जाए तो लोग उस पर बिलीव नहीं करते। इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के पोल सामने आ रहे हैं, लेकिन आप दुनिया के हालात देखें, इस वक्त कैमला हैरिस जब आएंगी तो वो अपने बराक ओबामा और बाइडन की सारी जो कमजोरियां हैं उनको किस तरह अपने आप को उनसे अलग रख सकेंगी। इस वक्त अमेरिका यही समझता है जो बाइडन के बाद, क्योंकि उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट थी, कि एक एक्सटेंशन होगी बाइडन के सारी पॉलिसियों की, तो वो बहुत मुश्किल होगा कैमला हैरिस को अपने आप को उससे डिसएंगेज करना, अपने आप को बाइडन पॉलिसी से दूर करना। और जो मैंने आपको पहले अर्ज की है कि दुनिया के अंदर इस वक्त अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से एक बैलेंस खराब हो चुका है। रशिया और चाइना उस वैक्यूम को फिल करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, तो कैमला हैरिस के लिए बहुत मुश्किल होगा बाइडन पॉलिसीज के साथ अपना जो है डिसअटैचमेंट कर सके। तो यही एक डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए एज है कि वो कहेंगे कि दिस कैमला हैरिस। लेकिन साजिद साहब, इससे पहले अगर हम देखें तो कौन सी जमात की जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानियों के लिए अच्छी साबित हुई हैं, और आने वाले दिनों में किसके पास ज़्यादा अच्छी बेहतर पॉलिसीज हैं पाकिस्तान को अगर हम लेकर चलें तो? मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसीज बेहतर होंगी। रिपब्लिकन्स की पॉलिसी हमेशा बेहतर हुई है। आपके देखने वालों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक ओबामा दौर में हुए हैं, और उसके बाद इमरान खान साहब 4 साल इंतजार करते रहे हैं कि बाइडन साहब उनकी कॉल करेंगे उनको, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं की। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो ओबामा, बाइडन और कैमला हैरिस, इन सब की फॉरेन पॉलिसी जो है ये अच्छी साबित नहीं होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पूरे खित्ते के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक सियासी लीडर नहीं है, एक जिस तरीके से सियासतदान नहीं है, सियासी लीडर तो वो खैर है, सियासतदान नहीं है टिपिकल, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए रिपब्लिकन्स की हमेशा सपोर्ट ठीक रही है। और आने वाले दिनों में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आएंगे तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा। अच्छा साजिद साहब, ये नशियाती इदारों की दौड़ क्यों शुरू हो चुकी है? जिस तरह अभी आपने बताया कि फॉक्स न्यूज़ पे डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं इस मुबाहिसे का इनेकाद हो, लेकिन कैमला हैरिस की ये ख्वाहिश है कि ABC न्यूज़ पे 10 सितंबर की जो तारीख पहले से तय थी उस पर किया जाए। तो ये क्या मामला है? इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। देखें, पिछली दफ़ा भी CNN के ऊपर ये डोनाल्ड ट्रंप साहब और बाइडन साहब की डिबेट हुई थी। उनके मर्जी के एंकर होते हैं, मर्जी के क्वेश्चन किए जाते हैं। जब पिछली डिबेट को देखा जाए तो वहां पे ऑडियंस नहीं था। CNN के लेफ्ट विंग उनके जो थे मॉडरेटर थे, और उसी तरीके से बाइडन उसी तनाजर से अगर देखा जाए तो कैमला हैरिस भी यही चाहती हैं कि उनकी मर्जी का चैनल हो, मर्जी के मॉडरेटर हो, एंकर हो, और माहौल भी उनके कंट्रोल में हो। तो दरअकीकत ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अमेरिका के अंदर इस वक्त जर्नलिज्म कम हो चुका है। मीडिया एंटरप्राइज जो है वो लोगों को तैयार करता है वोट करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चैनल कौन सा है। और फिर देखने वाला इस तरह से न्यूट्रल मुबाहिसा तो नहीं हो पाएगा। साजिद साहब, इस तरह से न्यूट्रल मुबाहिसा तो नहीं हो पाएगा ना। जाहिर है किसी का भी मर्जी का चैनल हुआ तो दूसरे की मर्जी का चैनल तो नहीं होगा। जाहिर है इस तरह से अगर हम देखें तो मुबाहिसा भी न्यूट्रल रहकर नहीं हम देख पाएंगे। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया है। इसमें वो टिल्ट करेंगे, जिसका चैनल जिस लेफ्ट विंग का होगा तो वो टिल्ट करेंगे उस साइड पे, और जो राइट विंग का होगा वो भी उस साइड पे टिल्ट करेंगे। लेकिन अब देखें, दोनों पार्टियां जो है वो अपने अपने जो लोग होते हैं उनको निगोशिएट कर रहे होंगे क्वेश्चंस पे, मॉडरेटर्स पे। तो मेरे ख्याल में अब देखें, खींच खांच के हो सकता है दरमियान में ये ले आए अपनी टर्म्स को, और कोशिश करेंगे वो किसी तरीके से बैलेंस कर सकें एक दूसरे को। लेकिन इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। अच्छा साजिद साहब, आपके ख्याल में जो अमरीकी हुकूमत की या अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की इसराइल के और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को लेके राय है वो तो सबके सामने है, लेकिन जो ज़ाती तौर पे सिंपैथीज़ हैं इसराइलियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो अगर वो हुकूमत में आते हैं तो क्या इस जंग के अंदर मज़ीद शिद्दत आ सकती है, उसमें मज़ीद तनाव बढ़ सकता है, या फिर आपको लगता है कि वो न्यूट्रल रहते हुए कोई भी फैसला करेंगे? देखिए, मैंने आज से 1 महीना पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 1 हफ्ते के लिए सफ़र किया था, ट्रैवल किया उनके साथ मैंने, तो सिर्फ इसलिए समझने के लिए कि उनका माइंडसेट क्या है, फॉरेन पॉलिसी पे क्या होगा। तो बार बार जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप हमेशा कहते हैं कि आपके दौर में जंगें नहीं हुई हैं, और आप बार बार इस चीज को क्लेम करते हैं कि अगर वो पावर में दोबारा आते हैं तो
सारी जंगों से निजात हासिल कर पाएंगे। और बिलखसूस गाजा के हवाले से उनका स्टैंड क्या है, हमेशा उन्होंने इस चीज का जवाब इस तरीके से दिया है कि अगर वो पावर में आते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि इजराइल जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस अपने इलाके में जाए और उसके बाद गाजा को दोबारा आबाद किया जाए, वहां पे रिकंस्ट्रक्शन की जाए। और यहाँ अर्ज करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बिजनेसमैन, वो ये समझते हैं कि जंगें हल नहीं है, यही रिजल्ट आप सैंक्शन से भी इकोनॉमिकली चीजें टाइट करके भी यही आप अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड पॉलिसी। चलिए उम्मीद करते हैं कि जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं ऐसा ही कुछ हो और इस जंग का खात्मा मुमकिन हो सके अगर रिपब्लिकन हुकूमत में आते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी का मूड क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि बज़ाहिर तो ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में है, लेकिन अक्सरियत इस वक्त क्या ख्वाहिश रखती है इन इलेक्शंस को लेकर? मैं इस दफा आई एम वेरी सरप्राइज कि इस दफा ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दूसरे मुसलमान, मिडल ईस्टर्न और इंडियन मुसलमान भी गाजा की जंग की वजह से वो अपने वोटिंग और सिंपथीज बिल्कुल डेमोक्रेट पार्टी को छोड़ चुके हैं और वो सारे के सारे इस दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिपब्लिकन पार्टी को वोट दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, और लेकिन शुक्रिया से पहले तार साहब से हम ये भी पूछते हैं कि पाकिस्तान आप कब तशरीफ ला रहे हैं तार साहब, और मंडी बहाउद्दीन कब आपका आना होगा? आज हमारा बेसिकली फर्स्ट मॉर्निंग शो है, तो हमारी ख्वाहिश है जब भी आप पाकिस्तान आए हमारे स्टूडियोज़ का हिस्सा बने, हमारे शो का हिस्सा भी बनिए। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैनॉट वेट टू कम। पाकिस्तान इज माई मदरलैंड, माई मेरी बादरे मिल्लत है। मैं सारा दिन पाकिस्तान के ही ख्वाब देखता हूँ और बिलखसूस मंडी बहाउद्दीन के हवाले से आई वुड लव टू कम एंड जॉइन यू एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। थैंक यू सो मच, और हम आपका शिद्दत से इंतज़ार करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगर रिपब्लिकन हुकूमत में आए पाकिस्तान के साथ न सिर्फ अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आए बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। इंशाल्लाह हम इसके लिए पुरुम्मीद हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद थे, उन्होंने हमें इस हवाले से बड़ा डिटेल से बताया कि क्या क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं, लेकिन हम आगे भी अपने प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक ले लें। बिल्कुल, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं में जाएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको फिर से कहेंगे खुश आमदीद और गुड मॉर्निंग भी एक बार फिर से कहेंगे। आपको बार बार हम याद दिलाते रहेंगे कि सुबह का आगाज़ हो चुका है आपका इशाल और जुनेद के साथ, और इशाल अब कुछ ऐसे मेहमान को हम दावत दे चुके हैं अपने स्टूडियोज़ में जो कि हमारे नाज़रीन को बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट्स के साथ करंट अफेयर के प्रोग्राम्स में दिखाई देती हैं, लेकिन आज हमें उनके साथ आपके साथ वो गुफ्तगू करते हुए दिखाई देंगी जो कि अभी तक आपने नहीं सुनी होगी कि आखिर ये सफ़र उनका अब तक कैसा रहा और आखिर उन्होंने करंट अफेयर के शोज़ को ही क्यों चुना है। तो हमारे साथ मौजूद हमारी गेस्ट, तारुफ करवा दें उनका, बतूल राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत आपको हमारे पहले शो का आप हिस्सा हैं, तो बतूल कैसा महसूस कर रहे हैं? सुबह सुबह में आपकी नींद ख़राब कर दिया? नहीं यार, आप लोगों ने क्या ख़राब करनी थी, बच्चे ऑलरेडी ख़राब कर चुके होते हैं क्योंकि वेकेशंस भी चल रहे हैं ना बच्चों की। हाँ बिल्कुल, तो उधम मचाया होता है बच्चों ने। बिल्कुल, और अभी फ़िलहाल ऑफिस में भी मचाया हुआ है। और अभी आप कह रहे थे बतूल, आप क्योंकि इवनिंग शो करती हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आना थोड़ा मुश्किल तो लगा होगा ना? हाँ बिल्कुल, और लोगों को लगता है कि जो वर्किंग मदर्स हैं वो इवनिंग में काम कर रही हैं और आफ्टरनून में आप बड़े मज़े से उठ रहे हो, और ऐसा नहीं है। माय डे स्टार्ट्स एट लीस्ट एट 6:30 और बाय 7 PM, पर्टिकुलरली व्हेन किड्स आर गोइंग टू स्कूल, तो हेक्टिक हो जाता है। लेकिन जब आपको अपना काम पसंद है और आप क्लियर होते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, आप पैशनेट है ना, तो फिर तो आप हो जाता कभी भी उठ जाते हैं। जैसे अभी जुनैद कह रहे थे कि ड्राई है, तो उनको ड्राई लगता है जिनको प्यार नहीं, जिनका इंटरेस्ट नहीं, जिनका इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारा तो ओढ़ना बिछुन चुका होता है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये खुद भी बहुत ड्राई है। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है और इसके साथ मैनेज करना, ये सारी जिम्मेदारियों को, फैमिली को देखना, बच्चों को देखना, ये कितना चैलेंजिंग होता है? इट्स हार्डकोर, इट्स वेरी चैलेंजिंग। इट इज़ समथिंग जो मैं हर वक्त कर रही हूँ जुनैद। बल्कि अभी भी मैंने आपके प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की कि 9:30 मींस 9:30 बिकॉज मैनेजिंग किड्स फॉर 40 मिनट्स इज अ टास्क, तो प्लीज़ ज़रा जल्दी करो। अच्छा, तो ये हर वक्त नहीं हो रहा होता। टफ रहता है बच्चों के साथ और फिर जॉब को मैनेज करना? फ्रैंकली फैमिली सपोर्ट के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस माशरे में रहते हैं ना, हम ऐसा भी नहीं चाहते कि बच्चों को डे केयर छोड़ दो या सर्वेंट्स के पास छोड़ दें। तो मेरी हमेशा प्रायोरिटी थी कि या मेरे पेरेंट्स हों या मेरे हस्बैंड हो। माई हस्बैंड इज़ मोस्टली ट्रैवलिंग, ही इज़ अवे समटाइम्स, तो फिर माई पेरेंट्स हेल्प मी अ लॉट। वो मेरे साथ ही रहते रहे हैं
उनके हो नहीं सकता पेरेंट्स के बगैर। जब तक आपके बच्चे सेफ नहीं हैं तो आप नहीं निकल आप सकते। मेंटली आप ऑफिस में हो ही नहीं सकता। मतलब और मैं बहुत क्लियर हूँ, मतलब मैंने जो भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी होती है या मैं मेंटली रिलैक्स होना बहुत जरूरी है कि पीछे सब ओके है, कोई परेशानी की बात नहीं है, तभी आप 100% अपना स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। और कितने साल हो गए आपको बतूल इस फील्ड में? I was 19 when I joined. I was under, अब मैं एज नहीं पूछ सकती क्योंकि नहीं आप बिल्कुल पूछ सकती है। I'm in my early 30s, बिल्कुल पूछ सकती है। I was 19 when I joined. I was undergraduate, तो शौक था। शुरू से यही एम था कि एंकर ही बनना है, स्क्रीन के ऊपर ही आना है, या हादसाती तौर पे इस फील्ड का हिस्सा बनी? जो जब सब्जेक्ट्स की अवेयरनेस हुई तो फिर मुझे लगा कि यही एक चीज़ है जो मैं अच्छा कर सकती हूँ। उस वक्त मुझे लगा, और आप इम्प्रूव तो हर वक्त कर रहे होते हो और ये ग्रोथ तो हर वक्त होती है, लेकिन मुझे लगा कि ये वो एक ऐसा काम है जो बहुत सेल्फलेसली नेचुरली इट सूट्स मी एंड आई लव डूइंग इट। तो करंट अफेयर की तरफ ही आने का इरादा था आपका? पॉलिटिक्स में फिर तो आपका और कैसे इंटरेस्ट होगा? हाँ, मैंने जब शुरू किया तो इट वाज अ मेन स्ट्रीम, वन ऑफ द टॉप न्यूज़ चैनल्स इन पाकिस्तान, और हम वहाँ खबरें पढ़ते थे। और मुझे हमारे डायरेक्टर न्यूज़ ने कहा कि तुम्हारी उर्दू बहुत कमज़ोर है तो खबरें पढ़ो, और खबरों से भी पहले अखबार पढ़ो, और वो उससे भी मुश्किल है। उर्दू खबरें पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल है उर्दू अखबार पढ़ना। लेकिन पढ़ा, बल्कि आप यकीन करिए जुनैद, मैं न्यूज़ रूम में जब हमारे बॉस आते थे तो मैं अपने सामने अखबार रख लेती थी कि मैं दफ्तर में हुई नहीं, क्योंकि वो कहते थे हम कभी भी तुम्हारा ऑडिशन करेंगे और तुमने खबरें पढ़नी है स्क्रीन पे। न्यूज़ एंकरिंग से स्टार्ट लिया। हाँ, तो ये फिर चेंज ओवर या विद आवाज़ न्यूज़, क्योंकि मैं बोर हो गई थी, मुझसे होता नहीं था। उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी नहीं लगती होगी ना? क्या उसमें बस ये कहते थे जी क्या तफसीलात हैं आपके पास, एंड देन यू आर क्वाइट। लेकिन न्यूज़ एंकरिंग बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, जो लोग उसको पसंद करते हैं, उसमें ग्रो करते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, बट लेकिन वो मेरे लिए नहीं था। तो फिर मैंने पोलाइटली कहा कि भाई मुझे तो करंट अफेयर्स करना है। अच्छा, न्यूज़ में क्यों लगा और कब जाके लगा कि मैं न्यूज़ के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे तो करंट अफेयर्स करना चाहिए? द वेरी बिफोर डूइंग न्यूज़, ओके, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर सकती, और ये आप प्राउंटर रीडर नहीं बन सकती थी, सो आपने आप प्राउंटर रीडर नहीं बन सकती थी, सो आपने चूज किया कि मुझे आई वाज अ बेटर प्रॉम्प्टर रीडर, बट इट वाज जस्ट दैट कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उसमें। क्योंकि मैं मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा स्पॉन्टेनियस और फ्लो में बेहतर परफॉर्म कर सकती हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको एक सांचे में आप ढाल सकते हैं, मैं नहीं अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर सांचे में डाल सकती। आप फ्रीली काम करना चाहती हैं? लगता है बतूल कि जिस वक्त मीडिया हमारा जिस लाइन पे जिस डगर पे चल रहा है उससे आप सेटिस्फाई हैं, या इसमें बेहतरी की गुंजाइश है आइडियली? क्योंकि अभी तो इस वक्त पार्टीज बन चुके हैं मोस्टली, हमारे चैनल्स भी और देखने वाले भी एक ग्रुप का शिकार हो चुके हैं ना, मतलब कोई किसी पार्टी के हक में है, कोई उसकी मुखालफत में है, तो इसमें बेहतरी की गुंजाइश आपको लगता है? बिल्कुल जुनैद, और ये डिजिटल मीडिया के आने के बाद तो एक शदीद मायूसी थी जो हम देख रहे थे, लेकिन हम चूँकि पुराने, मैं तो अपने आप को पुराना टीवी का जर्नलिस्ट ही कहती हूँ, आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज अ डिजिटल जर्नलिस्ट, क्योंकि हमने वो अखबार और टीवी की ट्रेनिंग ली है, और हमें तकलीफ़ होती है जब हम टीवी और अखबार का ये हाल देखते हैं। और जो पाकिस्तान के बड़े न्यूज़पेपर्स हैं वो अपने एडिटोरियल एटीट्यूड की वजह से ज़िंदा हैं। जो पाकिस्तान के बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो अपनी एक क्लियर पॉलिसी की वजह से जिंदा है। ये नहीं कि आपकी किसी को कॉल आ गई और आपने हेडलाइन चेंज करवा दी, करवाएं, वो एक रियल वर्ल्ड है, उसमें रहना ज़रूरी है, बट हाउ यू डू इट दैट मैटर्स। तो प्रेशर्स तो हो ही नहीं सकता कि प्रेशर्स ना। सोशल मीडिया से कुछ ज़्यादा मुझे नहीं उम्मीदें कोई ऐसी खास, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ भी बिकता है, सोशल मीडिया पर कुछ भी चलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्टली बहुत से लोगों ने प्रेशर ले लिया था कि आप यूट्यूब करेंगे तो आप नजर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी एक इंटैक्ट व्यूअरशिप है, जो अपनी क्रेडिबिलिटी को ओन करते हैं और उसको मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं, उनका व्यूअर दिखता है उन्हें, वो चाहे टीवी पे आए, वो रेडियो पे आए। मुझे लगता है कि इट्स जस्ट द लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप जर्नलिज्म में कुछ चेंज करना चाहें तो क्या तब्दीली लाना चाहेंगे इसमें? शुड आई से दैट? मुझे लगता है कि जो चैनल्स के मालिकान है वो सिर्फ साफ ही होने चाहिए। आई वुड लव टू चेंज इट, ताकि वो भी मैनेजमेंट में पेन को समझे ना, जो एंकर पर्सन समझता है या आवाम जो चाहती है वो तभी सामने आएगा ना। क्योंकि मीडिया के जो टॉप लॉट है, अगर वो प्रोफेशनल हो जाए तो नीचे खुद ही चेंज आ जाएगा। जैसे इमरान खान भी ये कहते थे कि इफेक्ट नीचे तक आएगा, खैर उनके दौर में तो नहीं आ सका, लेकिन मीडिया का यही एनिग्मा है कि अगर जो मालिकान है, इफ़ दे आर रिलेटेड टू द प्रोफेशन और इफ़ दे आर कंफर्टेबल इनफ कि वो दूसरों को स्पेस दे दें, तो उसकी शदीद ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जर्नलिज्म में मज़ीद तब्दीलियाँ आएंगी और अच्छे बदलाव आएंगे। और साथ में इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, जो नए आने वाले यंगस्टर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं,
उनके लिए क्या मैसेज है, क्या क्या उनको करना चाहिए और इस शोबे का हक अदा करने के लिए? सिर्फ ये नहीं कि क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि स्क्रीन पे दिखने के लिए, और मेरे ख्याल में 80 to 90% ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है हम एंकर बनना है। तो आपका मैसेज उन यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज है? क्या सोच के आए, माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखिए ईशाल, ये 9 to 5 जॉब नहीं है। ये वैसे तो किसी भी प्रोफेशन में पैशन बहुत मैटर करता है, लेकिन ख़ास तौर पे जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे अगर आप वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते रिजेक्शन की, डिस्करेज करेंगे बहुत सारे आपको लोग, और आप यू आर नॉट पैशनेट इनफ और आप बर्दाश्त नहीं है तो इस प्रोफेशन में मत आए। बहुत दफ़ा आपकी बर्दाश्त टूटेगी भी और आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन इवेंचुअली जब अगर आपको लगे दैट यू आर फिट फॉर द जॉब, then come into this profession. Otherwise वैसे भी पाकिस्तान में अब जर्नलिज्म करना, सही मानों में सहाफ़त करना इतना आसान भी नहीं है। इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से अच्छी सहाफ़त जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें, अपना अच्छा तज्जिया या कोई अच्छी चीज़ जो है वो अपने लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका इतने कीमती वक्त का कि आप आपको ज़हमत दी है, आपकी तशरीह का बहुत शुक्रिया। आगे भी आपको हम इसी तरह से आपकी नींदें ख़राब करते रहेंगे। थैंक यू सो मच बतूल, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गपशप का सिलसिला हमारा जारी रहेगा और कुछ पैकेज हमें बताया जा रहा है। बिल्कुल जी, मुल्तान के ऊपर बात करेंगे ना, क्योंकि मुल्तान की ख़ास चीज़ है जो आजकल हम बहुत खाते हैं, आम है, जिसको हमने मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा खाया भी है। और मैं तो इस वक्त आज बहुत ज़्यादा मैंगो बनी हुई अगर हूं ना, किसी को भूल भी रहा होगा तो आपके मुझे ड्रेस से देखते हुए याद आ जाएगा कि मैंने आज आमों का मौसम है और आम पाकिस्तानियों को ना सिर्फ पसंद है बल्कि पाकिस्तान के आम पूरी दुनिया को पसंद है। पूरी दुनिया में मशहूर है भाई, इतने पाकिस्तान के आम टेस्ट जाते हैं बाहर के मुल्कों में कि मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान के अलावा मुझे नहीं लगता कहीं और का आम इतना लजीज हो सकता है, इतना मीठा हो सकता है, और खूबसूरत भी बहुत हैं यहाँ के आम। मैंने बहुत सारे मुल्कों के आम देखे, मतलब देखने को दिल नहीं करता यार। आप चाहती हैं कि उन्हीं को बस देखते रहे, बस देखते रहें। मुझे मैंगो बहुत पसंद है और मैं बहुत चले आमों से मजीद भी बात करते हैं। तो वो मैंगो पहले दिखाते हैं कितनी इकसाम के होते हैं और क्या क्या हमारे मुल्क में मौजूद है आमों के इकसाम। हाँ जी बिल्कुल, फलों के बादशाह आम का सीज़न है और मुल्तानी आम पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में ही खासा अपनी पहचान रखता है और मुनफरिद भी है, क्योंकि मिठास में और आम की खूबसूरती में जो है वो मुल्तानी आम का कोई सानी नहीं। इस वक्त मैं एक फलों की दुकान पर मौजूद हूँ, यहाँ पर बाकी फल भी मौजूद हैं, लेकिन जो फलों का बादशाह आम है वो आप देख सकते हैं कि मुनफरिद नज़र भी आ रहा है और सबकी तवज्जो का मरकज़ भी बना हुआ है। ये फल ही ऐसा है और ऊपर से आम, और वो भी मुल्तानी आम। और आजकल क्योंकि चौंसा का सीज़न है और अनवर रटोल जो है इससे पहले खासा पसंद किया जा रहा था, अब उसका सीज़न जो है ख़त्म हो रहा है और चौंसा जो है वो इन हो गया है और वो आजकल हॉट फेवरेट भी समझा जा रहा है। इस बार बात की जाए आमों की जो है रेट्स की, तो पिछली बार की निस्बत जो है पिछली बार फ़ीमन आम का जो रेट था वो 4500 से 5000 के दरमियान था, और इस बार जो है फ़ीमन आम का रेट 6000 से 7000 के दरमियान है। क्योंकि आमों की पैदावार कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त मैं जो है फ्रूट सेलर के साथ मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं कि किस आम की डिमांड सबसे ज़्यादा है और इस बार रेट्स कितने हैं वो भी आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा जो अपना मुल्तान का चौंसा है ना जी मौसमी, उसकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए कि माशाल्लाह उसमें लज़्ज़त बहुत है और पिछले साल की निस्बत से इस साल में जो है आम के रेट ज़्यादा हैं, इसलिए कि जो बारिशें कम हुई हैं इस वजह से जो फसल कम हुई है। और उसके बाद माशाल्लाह जो हमारा आम है ना ये काफ़ी बाहर के मुल्कों में जाता है पेटियों के हिसाब से। हम खुद बेचते हैं दुबई वगैरह और अपना यूरोप में बेचते हैं, सऊदीया में भी जाता है, काफ़ी मुल्कों में जाता है। इसलिए माशाल्लाह अपना जो मौसमी चौंसा है ना मुल्तान का अनमोल तोहफ़ा, वो यही चौंसा है। जो लटोर है अब माशाल्लाह जो है 12 नंबर लटोर शुरू है, जो अनमोल लटोर असल था ना वो उसकी जो है ना अपना टाइम वो ख़त्म हो चुका है। अब मौसमी चौंसा जो है ना उसकी डिमांड ज़्यादा है।
बिल्कुल, चौंसा की डिमांड भी ज़्यादा है और चौंसा हो, मुल्तानी आम कोई भी हो, उसकी डिमांड तो होती ही है। और जो है इन्होंने बताया कि लोग पेटियां बनवा कर बाहर भेज रहे हैं, सिर्फ मुल्क में ही नहीं, मुल्क से बाहर भी भेजी जा रही हैं गिफ्ट्स की सूरत में। मुल्तानियों से लोग पूरा साल इसीलिए बना कर रखते हैं ताकि गर्मियों के मौसम में आम लिए जा सकें। इस वक्त मेरे साथ जो है शहरी भी मौजूद हैं और आम ले रहे हैं। जी, कौन सा आम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और क्या कहेंगे आमों के हवाले से? आमों का सीज़न है, मुल्तानी आम ले रहे हैं आप? आम पहले ले रहे थे 60 रुपए किलो, अब 120 रुपए किलो हैं पड़े, बस। ले तो आप फिर भी। अच्छा जुनैद, जिस तरह से वो कह रही थी कि जी हाँ, कहते हैं मुल्तानियों से बना के रखते हैं ताकि आम टाइम पे आते रहें। तो आपने बना के रखी लिया? मैंने बिल्कुल बना के रखी फिर भी लिया, आपको लेकिन अनवर वो जो हम इटोर पहले अच्छा बात नहीं करें, अनवर इटोर मेरा फेवरेट आम नाज़रीन वो है। और इस बार सुना ये है कि क्लाइमेट चेंज का असरात जो है आमों के ऊपर भी हुए हैं और उसका कहीं वो मीठा ज़्यादा बहुत पक गए हैं मुतासिर हुआ है। हाँ, मीठा मुतासिर हुआ है। और चूंकि इशारा भी बता रही थी कि ये उम्रे पे गई थी, तो पीछे जो इनके आम पहुंचे हैं वो इनके मुलाजमीन ने, ड्राइवर्स ने बहुत इंजॉय किया है। बिल्कुल बिल्कुल, चलें, उनकी मौजें हो गई। तो अभी आपने नाज़रीन कहीं जाना नहीं है, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपसे मिलवाएंगे उन सिस्टर्स को, सुहेल सिस्टर्स के नाम से, जो कि मशहूर हैं और पाकिस्तान का फ़ख्र भी हैं। जो पावर लिफ्टिंग में अपना नाम रोशन कर चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी 15 मेडल्स जीत कर लाई हैं। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि डिप्रेशन का शिकार जो पाकिस्तानियों की अक्सरियत है, इससे छुटकारा वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपके, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग। एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे जी। सुबह खैर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी, हमारे साथ मजीद बेहतर भी गुजर रही होगी। और अभी हमारे साथ कौन आने वाला है? खेल के मैदान से हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर है हम कुछ अनसीन हीरोज होते हैं, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन ये अनसीन नहीं है। मेरे ख्याल में इनका तो डंका इस किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। पूरी बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं के अंदर, क्योंकि एक दो नहीं, पूरे 15 मेडल्स जीत के लाई हैं। लेकिन किसमें जीते हैं ये पता है आपको? किसमें यार, क्योंकि सिन्फे नाजुक की बात हो रही है, तो की बात हो रही यकीनी तौर पे किसी मेकअप वगैरह की एक्सपर्ट होंगी। नहीं, बिल्कुल भी या नहीं। फिर किस चीज़ की? इन्होंने पावर लिफ्टिंग में ये मेडल्स जीते हैं। और जहाँ पर सिन्फे नाजुक की बात आती है ना, तो पावर लिफ्टिंग का तो दूर की बात गुमान भी नहीं होता ना, बिल्कुल सोचा भी नहीं जा सकता। अमूमी तौर पे लड़कियां इन कामों से दूर भागती हैं, लेकिन ये है बात सुहेल सिस्टर्स की, जो कि पावर लिफ्टिंग के अंदर अपना जो लोहा है वो मनवा चुकी है। उन्होंने ना सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। तीनों बहनों ने एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत की और वहाँ पे अपनी धाक बिठाई है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सिबल सुहेल की, जिन्होंने 52 kg के अंदर, वेरोनिका सुहेल ने 57 और ट्विंकल सुहेल ने 54 किलोग्राम के अंदर अपनी जो कैटेगरी थी उसके अंदर ये सारे मेडल्स जीते हैं। तो बाकी मेरे ख्याल में हम इनका तारुफ तो करा चुके हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। आप सबको वेलकम कहते हैं हमारे मॉर्निंग शो के अंदर। कैसा महसूस हो रहा है इतने सारे मेडल्स समेट के? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा ट्विंकल, किस तरह से, क्योंकि हम वही बात कर रहे हैं कि सिन्फे नाजुक जहाँ पर आता है ना लफ्ज़, तो वहाँ पर ये तसव्वुर नहीं किया जाता। गुमान कैसे आया? क्या शुरू से ही आपको ये ट्रेनिंग दी गई थी पेरेंट्स की तरफ से पावर लिफ्टिंग की, या फिर फैमिली इसमें? यार असल में मेरे वालिद साहब जो थे वो क्रिकेटर थे, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं स्पोर्ट्स में आ गया, पर उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए फिर उनका एम था कि मेरे बच्चों में टैलेंट हुआ तो मैं उनका आगे आने का मौका दूंगा। फिर मैंने और मेरे जो भाई हैं आदिल, साइमन, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया। स्टार्टिंग जो हमारी इब्तदाई तालीम थी वो हमारे वालिद साहब ने की थी। उसके बाद फिर मैंने पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। मेरा ये एम था कि मैं सबसे हट के गेम करूं, क्योंकि हॉकी, क्रिकेट, बाकी सारी गेम्स हर लड़की करती है, बट पावर लिफ्टिंग और कबड्डी एक ऐसी गेम थी जो सबसे हट के थी और काफ़ी पावरफुल भी थी। इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है इसको पिक करने के लिए और इसके टेक्निक्स वगैरह सीखने के लिए। इसीलिए फिर मैंने 2012 से स्टार्ट किया था और 2013 में मैंने कबड्डी वर्ल्ड कप इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, 14 में भी, और 2015 में मैं पाकिस्तानी पहली वुमेन का एजाज़ लिया और पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा गोल्ड मेडल विन किया। अच्छा, हुकूमती सतह पर भी बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है इन चीज़ों को और बड़ी लेकिन सहूलत दी जाती है। आपको सपोर्ट किया गया था हुकूमती सतह पे? ये जो सारा ट्रिप ऑर्गेनाइज था, ये क्या गवर्नमेंट की तरफ से था या अपनी एफर्ट से आप लोग इसमें गए? बेसिकली CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पे फैसल खोखर साहब जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें सिर्फ टिकट्स फराहम की थी। बाकी एंटी डोपिंग फीस, एंट्री फीस, वहाँ के होटलिंग, खाना, सारा एक्सपेंस हम लोगों ने खुद किया था। अच्छा, आइडियली तो वैसे ये सारी स्पोर्ट भी होनी चाहिए थी गवर्नमेंट के लेवल पे,
और अभी जिस तरह से ओलंपिक्स हो रहे हैं तो हमारे कुछ प्लेयर्स एथलीट्स ओलंपिक का हिस्सा भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। तवक्को की जा रही है, लेकिन बाकी जो शोबे हैं उसके अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। तो वेरोनिका, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, आप क्या समझती हैं कि ओलंपिक के अंदर भी आप लोग इसी तरह से मेडल्स अपने नाम कर सकती हैं मुल्क के लिए? जी इंशाल्लाह हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को ये कि एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, हम लोग को इंटरनेशनली बाहर भेजा जाए। जैसे अरशद नदीम को भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए, तो वैसे ही हम लोगों को भी भेजा जाए, क्योंकि हम लोग का जो क्लब है ना, जो ट्रेनिंग क्लब है हम लोग का, वो इतना डेवलप नहीं और इतनी वहाँ पर इक्विपमेंट्स नहीं है जो इंटरनेशनली लेवल की गर्ल्स के पास हैं। अभी तक आप लोग अपने लोकल क्लब के अंदर ही ट्रेनिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग लोकल प्राइवेट क्लब है हमारा PU का, उधर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम लोग का पर्सनली कोई फीमेल का पावर लिफ्टिंग का क्लब भी नहीं है, जिम भी नहीं है। तो मैं यही अपील करूंगी कि हम लोग को पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग के लिए कोई क्लब दिया जाए, जिसके लिए हम लोग गर्ल्स और का इस कामयाबी के बाद, इस मेडल के बाद मेरे ख्याल में इतनी बड़ी सनद आपने हासिल कर ली है, पूरे दुनिया में अपना नाम साबित कर दिया है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ तो मिलनी चाहिए। आपका हक है। CM साहबा के साथ सुना हमने आपकी मुलाकात हुई, कैसी रही मुलाकात और क्या तवक्को कर रही हैं आप? कोई वादे यकीन दहानियाँ हुए? अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वो उन्होंने सुना तो ये था कि आप लोगों को बुलाया है, अभी तक वो मुलाकात नहीं हो? अभी मुलाकात नहीं हुई। जो गोल्ड मेडल था वो मैंने अपने CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा के नाम किया था, लेकिन उम्मीद है कि हमारी जल्दी उनके साथ मुलाकात होगी और अच्छे और जब मुलाकात होगी तो आप क्या क्या उनके सामने अपनी डिमांड्स रखने वाली हैं? क्या क्या प्रोवाइड किया जाए? ये होंगी कि जो हम लोग का नेक्स्ट हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जा रहे हैं, हम लोग को उसके लिए फुल्ली फंड्स दिए जाएँ। फिर हम लोग का एक क्लब हमें जिम प्रोवाइड किया जाए, दूसरा हम लोग को इंटरनेशनली ट्रेनिंग्स के लिए बाहर भेजा जाए, हम लोग को रेफरीज कोचेस के कोर्सेज करवाए जाए, क्योंकि आज तक हम तीनों बहनियाँ जो हम कोच भी हैं, साइबर स्वेल PU की है, मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की ट्विंकल स्वेल की अपनी ट्विंकल स्वेल अकेडमी के नाम से क्लब है। अच्छा, आप लोगों की स्टडीज़ भी साथ साथ चल रही हैं? जी जी, ज़बरदस्त। तो कितना मुश्किल होता है, कितना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, बट यह है कि हमारे जो कोच है मलिक राशिद, उन्होंने भी उनका भी ये एम था कि मेरी बच्चियाँ साथ साथ स्टडी भी करें, और जो वालिदैन थे उनका तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो। अच्छा, स्पोर्ट्स में पावर लिफ्टिंग का भी कोई कोटा है? जब स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स आते हैं तो उसमें पावर लिफ्टिंग का भी कोटा होता है? जी जी, उसमें पावर लिफ्टिंग का भी। तो आप उसमें ही पढ़ रही हैं, आगे आ रही हैं? जी, हम लोग उसी में पढ़ रहे हैं। ओके। BS ऑनर्स यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे आपको मतलब मौका फ्राहम किया जा रहा है इस चीज़ का? बिल्कुल, पावर लिफ्टिंग भी यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे है। वेरोनिका अभी हांगकांग गई थी एशियन यूनिवर्सिटी कप खेलने। अच्छा, ये ट्रेनिंग आप लोगों के पेरेंट्स ने क्या की है? आपके भाई भी हैं, वो साइकिलिस्ट भी हैं, पावर लिफ्टर भी हैं, आपकी एक और सिस्टर भी हैं, हमने सुना है, वो भी खेलों के अंदर काफ़ी नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। तो क्या बचपन से ही पेरेंट्स ने आपको क्या खिला पिला के बड़ा किया है, और क्या माइंडसेट, किस तरह से अपना शौक था या आपको फोर्स किया? सबसे पहले तो अपने वालिदैन की, अपने वालिदा की, अपने वालिद की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने स्टडी के साथ साथ यकीनन तारीफ के लायक हैं आपके। स्पोर्ट्स में भी उन्होंने हमें टाइम दिया और सपोर्ट की, और इसके साथ साथ ये है कि हमारा ये एम था कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स करनी है, तो इसीलिए फिर वालिदैन ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, स्पोर्ट्स में और बहुत सारी खेलें हैं, जैसे कि हॉकी है, क्रिकेट है, आप उसमें क्यों नहीं आई? आप पावर लिफ्टिंग जैसा आपने बहुत ही मजबूत सा डिपार्टमेंट क्यों चुना? मतलब क्यों इस शोबे में क्यों? स्टार्टिंग मैंने पहले भी बताया, स्टार्टिंग मैंने की थी, बट मेरा अपना ये एम था कि जो सबसे हटके गेम हो वो करूं, इसीलिए मैंने कबड्डी और पावर लिफ्टिंग का स्टार्ट किया। फिर मुझे देख के साइबल ने, वेरोनिका ने, मरियम ने स्टार्ट किया। जो मरियम है, उन्होंने 2018 में हम लोगों ने एशियन पावर लिफ्टिंग जो कि दुबई में हुई थी, इसमें हम लोगों ने चारों बहनों ने पार्टिसिपेट भी किया था और 4 मेडल्स भी विन किए थे, 2 गोल्ड मेडल्स और 2 ब्रॉन्ज मेडल। ये हम लोगों का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अच्छा, एशियन पैसिफिक गेम्स के अंदर मुकाबला टफ था या आसानी से आपने बाकी सारों को पिछाड़ दिया? कितना मुश्किल था? काफ़ी टफ था, क्योंकि कोच भी साथ नहीं थे, ना मैनेजर साथ थे, हम लोग खुद ही गए। अच्छा, कोच के बगैर ही आप लोगों ने? जी, कोच के बगैर गए थे हम लोग। तो जब क्यों नहीं गए वो साथ? फंड की वजह से नहीं गए। तो आप लोगों ने अपने फंड्स पर्सनली मैनेज किए थे? आपके पर्सनली मेरे पापा ने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। ये करेज चाहिए होती है, और पेरेंट्स, लेकिन ये करेज तो चाहिए होती है, गवर्नमेंट को भी एहसास करना चाहिए कि अपने एथलीट्स को सपोर्ट करें, उनके साथ जो सारी ज़रूरी, और जिस तरह ओलंपिक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि इस बार कुछ ख्याल आया और
जो जावलिन थ्रो के अंदर उनके कोच भी साथ हैं। हम एक्चुअली स्पोर्ट्स को उतनी अहमियत देते नहीं है, हम क्रिकेट के अलावा शायद समझते हैं बाकी जो स्पोर्ट्स हैं वो बिल्कुल अहमियत की। हाँ देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान में कोई भी 15 गोल्ड मेडल लेकर नहीं आ चुका अभी बिल्कुल। तक। अच्छा, खुराक का तो बहुत खास ख्याल रखना बिल्कुल पड़ता है इसके अंदर, क्या खास ख्याल होता है खुराक के अंदर, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, किस तरह से मेंटेन करते हैं अपने आप को, आप तैयार रखते हैं? जो हमारे डॉक्टर अदनान जब्बार जो हमारे कोच हैं पाकिस्तान के, उन्होंने हमारे डाइट प्लान बनाया हुआ है जिसमें से हम लोगों ने प्रोटीन भी लेनी है, कार्ब्स भी लेनी है। और क्या क्या नहीं खाना होता? डेली के हम लोगों ने 5 ये पिज्जा बर्गर और ये जंक फूड वगैरह बिल्कुल भी नहीं हमने खाना होता है। तो बहुत करता होगा, लेकिन परमिशन नहीं परमिशन। अच्छा, कोई चीट डे भी नहीं रखा हुआ उन्होंने आपके कोच ने? वही तो लेनी पड़ती है 2 या 3 मंथ्स बाद एक डे। ऐसे चोरी छुप के कोई चक्कर चला घर में भी गोलगप्पे खाने का दिल करे तो वो वालिद साहब भी तो होते हैं ना, वो भी नहीं खाने देते। नहीं खाने देते। इकट्ठे कभी छुप के प्लान बनाया हो कि जी आज तो हमने कुछ ना कुछ करना ही करना? हम लोग परमिशन लेके जाते हैं, वो भी बाइक के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ। फिर हम लोग डाइट चेंज हो जाती है ना, तो फिर ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा चीट डे पे क्या खाना पसंद करते हैं हम लोग? पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह। अच्छा, किसी ना किसी दिन मतलब वीकडेज में ऐसा दिन होता है जब आप ये खा लेते हैं? अच्छा, ये वेट उठाने की प्रैक्टिस आप बचपन से कर रहे हैं आप लोग? जी, स्कूलिंग से कर रहे हैं। ओके, और तब से आपके फादर ने आपकी डाइट भी वैसी रखी हुई है कि उसमें प्रोटीन होने चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, और तभी से आप ऐसे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जुनेद भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये भी पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करें, तो जुनेद को भी कुछ ऐसी प्रोटीन डाइट टिप्स आपसे लेके फिर उसके बाद जरूर बताएं। आजमाऊंगा कहाँ पे, ये भी नहीं बताऊंगा मैं। ठीक हो गया, ज़रूर। आप बिगनर्स के लिए तो दीजिए ना, चले मेरे लिए ना दीजिए। जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में ये है कि जो ऑयली चीज़ें और जो फैटी चीज़ें होती हैं उन पे परहेज़ करना पड़ता है, वो ना यूज़ करें। और जैसे हेल्दी, जैसे सब्जियां हैं और प्रोटीन है, जैसे वाइट मील है, रेड मील है, वाइट मीट का इस्तेमाल ज़्यादा हो, इस तरह की चीज़ें का ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क और कितने सेशंस में ये वगैरह दिन में कितनी बार आपको 5 मील्स लेनी पड़ती हैं? मॉर्निंग में हम लोग फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं अर्ली मॉर्निंग उठ के, या मुरब्बा वगैरह जो होता है हम लोग तो वो यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर मामा ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेकफास्ट हम अच्छा खासा यानी कि ठीक करते हैं, देसी घी के पराठे खा लेते हैं। अच्छा, आप दोनों की सेहत से बिल्कुल नहीं लगता कि आप बहुत अच्छा खासा ब्रेकफास्ट और 5 मील माशाल्लाह से दिन में लेते हैं। हमारे यहाँ दफ्तर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो 1 मील खा लेते हैं, उसके बाद उनसे उठा हिला नहीं जाता। तो आप लोग 5-5 मील खाने के बाद भी स्लिम स्मार्ट कैसे? ट्रेनिंग हमारी बहुत ज़्यादा था। मॉर्निंग और कितने घंटे ये सेशंस चलते हैं ट्रेनिंग के? मॉर्निंग में हमारे 2 आवर्स फिटनेस ट्रेनिंग होती है। अच्छा। और इवनिंग में हमारी मॉर्निंग मतलब कितने बजे? सुबह कितने बजे उठते हैं? रूटीन डेली 6 से 8 बजे। 6 से 8 बजे। उसके बाद यूनिवर्सिटीज भी जाना होता है ना? अच्छा। उन्होंने यूनिवर्सिटी और उसके बाद फिर शाम में वापस आके? फिर शाम में वापस हमारी 4 बजे से लेके तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे। यूनिवर्सिटीज के हिसाब से हम टाइम मैनेज जिम क्या घर पे बनाया हुआ है या स्पेशली जिम जाना पड़ता है? घर पे भी बनाया हुआ है। और मतलब अगर कभी वेदर इस तरह से बारिश हो रही है, मौसम साजगार तो फिर हम घर पे ही कर लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, पूरी फैमिली ने ये प्लान बनाया था कि हमने पावर लिफ्टिंग में नाम रोशन करना है अपना भी और मुल्क का भी। किसी बहन भाई को ये ख्याल नहीं आया कि कोई और स्पोर्ट जो है वो ज्वाइन की जा सकती है? छोटे वाले जो भाई हैं वो साइकिलिस्ट है इंटरनेशनली, और जो छोटे वाला है उसका जो है वो स्विमिंग का माइंड है, तो वो करता भी है। अच्छा, इन सब के जर्नी कैसा रहा अब तक का, और इन्होंने अपने नाज़रीन के साथ वो पैकेज शेयर कर दें? वो शेयर करते हैं। बिल्कुल, वो पैकेज देखिए फिर मजीद गपशप करते हैं। एक दो नहीं, पूरे 15 गोल्ड मेडल्स। सुहेल सिस्टर्स वतन वापसी पहुंची तो शानदार इस्तकबाल किया गया। पावर लिफ्टर सिस्टर्स का लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों के हार पहनाए गए। सीबल सुहेल ने 52, वेरोनिका सुहेल 57 और ट्विंकल सुहेल ने 82 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया। तीनों बहनों ने स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और ऑल कैटेगरी में 5-5 गोल्ड मेडल जीते। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तीनों बहनों का कहना था कि कौम की दुआओं की बदौलत कामयाबी मिली। बेहद शुक्रगुजार है हम पूरे पाकिस्तान के और खास तौर पर के मलिक राशिद साहब के, सरदनान के, कि जिन्होंने ट्रेनिंग करवाई और हम पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैंने अपना मेडल उनके नाम किया है क्योंकि वो पहली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थी
और मुझे ये खुशी है कि मैंने अपना ये मेडल उनके नाम किया और मैं भी पाकिस्तानी पहली वुमेन हूँ जिसने पावर लिफ्टिंग में पहली दफ़ा गोल्ड मेडल विन किया। लाहौर एयरपोर्ट पर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के हुकाम और सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात भी इस्तकबाल के लिए पहुंचे। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ राना वहीद, एक न्यूज़ लाहौर। तो नाज़रीन ये वो यादगार लम्हात है जिस वक्त सुहेल सिस्टर्स पहुंची थी पाकिस्तान और भरपूर इस्तकबाल किया गया था और ये इस्तकबाल करना बनता भी है। बिल्कुल जी, और एक न्यूज़ ने भी इसमें भरपूर साथ दिया है। एक न्यूज़ सिस्टर्स का कोशिश की है कि इस कामयाबी को पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके, ना सिर्फ पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके बल्कि हुकूमत को भी एहसास दिलाया जाए कि इस तरह के टैलेंट को, इस तरह के पाकिस्तान का फ़ख्र जो पाकिस्तान का जी हाँ नाम रोशन करने के लिए पेश हैं, अपनी ज़ाती सलाहियतों और एफर्ट्स के ज़रिए एक इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान की जो पहचान है उसका जरिया बनी है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो इनका साथ दें। और अच्छा पता है एक न्यूज़ जो है वो इनके घर पर भी गए हैं, वहाँ से भी इनसे बातचीत की है और जितना हो सकता है एक न्यूज़ वो आपका साथ देगा और हुकूमत के अवानों तक ये बात ज़रूर पहुंचाएंगे कि आपको मज़ीद सपोर्ट जो है वो मिलनी चाहिए, वो फाइनेंशियली है या फिर आप लोगों के लिए मॉरली भी है। जो इनकी ट्रेनिंग सेशंस हैं उसके अंदर जिस तरह वो बता रही है कि हमें जिम की ज़रूरत है और इस तरह के इवेंट्स के अंदर भी बजाय इसके कि खुद अपने स्पॉन्सर्स को ढूंढती फिरें, टिकट अरेंज और फिर वो जिस तरह से कोचेस के बेहतर ये है कि अपने ट्रेनिंग पे फोकस करें और गवर्नमेंट ये सारे काम करे। और गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसे इंटरनेशनली अगर आप दूसरे प्लेयर्स को देखें तो वो फ्री माइंड होकर अपना गोल अचीव करते हैं क्योंकि उन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, उनकी हुकूमत उनको सब कुछ प्रोवाइड करके भेजती है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इंशाल्लाह आपके अगले जर्नी में गवर्नमेंट की सपोर्ट आपके साथ। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी तक जो हम लोगों ने 15 मेडल विन किया और हम लोग अभी इंतज़ार में है कि हम लोगों के इन मेडल्स पे हमारे जो इनाम की रकम है वो अनाउंस की जाए। बिल्कुल, और सिर्फ वादे नहीं, अमली इकदाम भी होना चाहिए ताकि उनको भी तसल्ली हो कि हम कुछ कर रहे हैं तो बदले में हुकूमत भी इसको एक्नॉलेज कर रही है और हमारा साथ नहीं छोड़ रही, ताकि अगले फोरम्स के लिए वो अपने आप को मेंटली फ्री करें। जिस तरह से सिबल ये बात कर रही थी कि हम अपने ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है फ्री माइंड के साथ और आप रिलैक्स होकर अपने गोल्स पर फोकस कर सकें। हमारी यही दुआएं आपके साथ, शुभकामनाएं आपके साथ कि आप इंशाल्लाह मज़ीद भी पाकिस्तान का और अपने वालिदैन का नाम मेडल हासिल करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। आपका तीनों का बहुत शुक्रिया। और नए आने वालों के लिए क्या मैसेज देंगी? थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें बुलाया यहाँ पर और हम लोग को जब हम आए थे तब भी आपने बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर हम लोग की वीडियोस वगैरह आप सारे ऑन ईयर आप कर रहे थे, तो आप लोग का थैंक्स कि पूरे टीवी चैनल का थैंक्स। नहीं हमारा फर्स्ट था, ये हमारा फर्स्ट था और हम यही कहना चाहेंगे कि एक बनो एक आवाज़। थैंक यू सो मच आप तीनों का और यूं ही कामयाबियां समेटते रहिए और उम्मीद करते हैं कि हुकूमती सतह पे जो आप सपोर्ट चाहती हैं वो भी मिल सकेगी। तो नाज़रीन ये पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान की प्राइड है और इसी तरह के और भी जो टैलेंट्स हैं उनकी आप पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक। जी हाँ। एक बार फिर से आपको नाज़रीन कहेंगे खुशामदीद। बिल्कुल, और डिप्रेशन की वजूहात क्या है? बिल्कुल दोनों सूरत हाल में ना अक्सर औकात हमें डिप्रेशन हो जाता है। उसकी वजूहात क्या हैं, कॉजेज क्या हैं? वजूहात तो मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। शाल पाकिस्तान के अंदर बहुत सी वजूहात हैं जिनको हम गौर नहीं करते, जिनके ऊपर लाइक हमारी नींद की कमी है, हम उसकी वजह से भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हम नींद की कमी को कभी नोटिस नहीं करते हैं। वो भी एक एग्जाइटी की, डिप्रेशन की बड़ी वजह बन जाती है। हार्मोन्स आपके जो हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, बैलेंस नहीं है, या फिर आपकी डाइट ऐसी नहीं है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिससे ना तो आप निकल पा रहे हैं ना ही आप किसी से डिस्कस कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो बच्चे को डिप्रेशन है। बिल्कुल, और इसकी वजूहात मुमकिन तौर पे और क्या क्या हो सकती हैं? एक तो हमारी एक्सपर्ट थी इशाल आपके साथ, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर समिया ताहिर भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं, उनकी माहिराना राय हमारे साथ होगी और हमारे नाज़रीन भी जान सकेंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इससे छुटकारा किस तरह से मुमकिन हो सकता है। तो वेलकम डॉक्टर साहब, आपको अपने शो में वेलकम कहते हैं। सबसे पहले जिस तरह से इशाल बता रही थी कि बहुत सी ऐसी वजूहात होती हैं जिसका अमूमी तौर पर लोग नोटिस नहीं लेते और वो बढ़ते बढ़ते फिर इंतहा को पहुँच जाती है। सबसे पहले तो इन कॉजेज़ पे आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या वजूहात होती हैं डिप्रेशन की? जी, पहले तो मेरा नाम समिया अतहर है जी, और दूसरा ये कि डिप्रेशन जो है इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं।
जिनमें कुछ हम कह सकते हैं कि जिनको हम बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल कह सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हमारा जो दिमाग है इसके अंदर कुछ खास केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो अगर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनकी तादाद में कोई कमी बेशी हो जाए तो वो भी डिप्रेशन का सबब बनती है। इसी तरह हमारे हार्मोन्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे शाल ने कहा कि इसमें ख़ास तौर से जो हमारा थायराइड है या जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं हमारे, इनके लेवल्स में अगर कमी बेशी हो जाए तो वो भी डिप्रेशन की एक वजह बनती है। ये तो हम बात कर रहे हैं बायोकेमिकल रीजंस की, ठीक है। इसी तरह डिप्रेशन जो है इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुआ हो, यानी कि उस घर के अंदर, उस ख़ानदान के अंदर, उस नस्ल के अंदर और भी लोगों को डिप्रेशन रहा हो और उसके साथ ये अगली नस्ल में ट्रांसफ़र हो गया हो। तो आप ये देखें कि ये जो जेनेटिक फैक्टर है ये हमें बताता है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कि ख़ुद को ठीक करना ताकि अगली नस्लों को बचाया जा सके। अच्छा, इसी तरह बाज़ औक़ात तो इस चीज़ का इदराक ही नहीं हो पाता लोगों को कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं, तो फिर वो आगे से बच्चों से उनके बच्चों को ट्रांसफ़र होता चला जाता है। सबसे पहले तो बताइएगा इसका इदराक कैसे होगा, किस तरह से पता चलेगा कि हम डिप्रेशन का शिकार हैं, ताकि हम उसको ट्रीट कर सकें, ख़ुद के लिए कोई ऐसा हल तलाश कर सकें, डॉक्टर के पास जा सकें। जी, जी। जैसे कि मैं आपको वजूहात की तरफ बता रही थी कि इसमें कुछ वजूहात जो हैं वो साइकोलॉजिकल और सोशल भी होती हैं। किसी इंसान का सोशली आइसोलेट होना, बहुत ज़्यादा वक़्त तन्हा गुज़ारना, ये भी डिप्रेशन की एक वजह बनती है। तो जब हम किसी भी इंसान के अपने अंदर वो देखें या हम किसी और को देखें और हम ये देखना चाहें कि क्या वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो उसकी कुछ अलामात होती हैं जिसमें जैसे अभी आपने कहा कि नींद का पैटर्न चेंज हो जाता है, भूख का पैटर्न चेंज हो जाता है, वज़न में कमी आ जाती है या कभी-कभी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मुस्तकिल एक चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा कभी जल्दी आ जाता है। तो इस तरह का एक पूरा स्पेक्ट्रम है अलामात का कि जिनके अंदर हम ये देख सकते हैं कि किसी इंसान में डिप्रेशन की अलामात मौजूद हैं या नहीं है। अब इन अलामात के साथ वो इंसान जो है उसको फुल ब्लोन डिप्रेशन है कि नहीं, इसका फैसला क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करेगा। जब वो उसको असेस करेगा, एवेलुएट करेगा और ये देखेगा कि इनमें से क्या वो उतनी सेट ऑफ अलामात हैं जो डिप्रेशन के मिनिमम क्राइटेरिया को मीट करती हैं और ये कितने अरसे से मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद कि ये अगरचे कि वो डिप्रेशन फुल ब्लोन डिप्रेशन नहीं भी होगा और अगर हम किसी में अलामात देख भी लेते हैं तो भी, जिसको हम एक इमोशनल फर्स्ट एड कहते हैं, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कहते हैं, बिल्कुल मेडिकल फर्स्ट एड की तरह, इसी तरह अगर हम इन अलामात को वक्त पर समझ लें और इनको तदारुक कर लें तो ये कॉम्प्लेक्स जो है मज़ीद खराबी से बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने सुना ये है कि आपका जो तरीका इलाज है वो बड़ा मुनफरिद है, वीडियोज़ के ज़रिए, ऑडियोज़ के ज़रिए भी आप इलाज करती हैं, तो इस तरीका इलाज से मुतल्लिक ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। अच्छा, बेसिकली मैं जो हूँ वो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपिस्ट हूँ, ये मैंने यूके से किया है। इसके अंदर हम हिप्नोसिस को इस्तेमाल करके उस इंसान के लाशऊर में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाते हैं और वहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन की जो वजूहात हैं उसमें इरेशनल बिलीव्स भी शामिल हैं, कुछ गैर अक़ली अकायद खुद के बारे में या लोगों के बारे में या दुनिया के बारे में, नेगेटिव थॉट्स वगैरह। तो इन सब की जो रीजंस होती हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। तो हम वहाँ जाकर इन रीजंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इनको वहाँ हील कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आप ये समझें कि हम इंसान के दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है, और उसको अपग्रेड करने किसी के तरह बाद का हिप्नोटाइज करना होता है, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं डॉक्टर्स इस तरह से करते हैं कि हिप्नोटाइज करके आपका माइंड रीड करते हैं, फिर उसके अंदर जाकर आपको कुछ बैक एंड पे जो चल रहा होता है आपकी लाइफ में या कुछ गुजर चुके वाकयात होते हैं वो याद दिलाते हैं। ये कोई इस तरह का तरीका और ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है डॉक्टर साहब? तरीका तो बिल्कुल ऐसा, एक्चुअली जब हम हिप्नोसिस को यूज़ करते हैं हिप्नोथेरेपी के ज़रिए, अब ये थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ हिप्नोसिस है, ये जहन में रखिएगा, तो वो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, ठीक है, हम नहीं जाते उसके सबकॉन्शियस माइंड में, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और उसका सबकॉन्शियस माइंड हमें ये बताता है कि ये जो इशू प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम है इसकी रूट कॉज क्या है। तो उस रूट कॉज को वो खुद आइडेंटिफाई करता है, हम उसको हेल्प करते हैं उस चीज़ को हील करने के अंदर। और ये पर्सन टू पर्सन तरीका तो यही रहता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो रूट कॉज है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। और इसमें क्योर की परसेंटेज कितनी होती है? क्या कुछ ऐसा भी होते हैं केसेस जिसमें आपको मतलूबा नताइज हासिल ना हो पाते हो, फिर उसके लिए कोई स्ट्रेटजी तब्दील की जाती है?
अच्छा, ये जो तरीक़ा-ए-कार है इसके अंदर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वर्कड विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 100% इसका रिज़ल्ट है। ये दुनिया की अरे सबसे वाह! पावरफुल थेरेपी टेक्नीक है। और मज़े की बात ये है कि ये सारा कुछ एक थेरेपी सेशन के अंदर हो जाता है। अच्छा और समीर साहिबा, ये तो बड़ों के लिए हो गया, बच्चे भी इसका जी। शिकार हैं। क्या बच्चों को भी आप इस तरह से ट्रीट करते हैं? जी, यही जी। फार्मूला उनके ऊपर भी आप यूज़ करते जी, हैं और बिल्कुल। वो किस हद तक कारआमद साबित होता है? मैंने बच्चों के साथ भी काम किया और ये बच्चों के लिए भी इतना ही कारआमद है जितना बड़ों के लिए कारआमद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मसलन 5, 6, 7 साल की उम्र का जो बच्चा है उसको तो हमें हिप्नोसिस में भी नहीं लेके जाना पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी इमोशनल बॉडी में ही होता है। उसके पास अभी जो उसका फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसके दिमाग का सोचने समझने वाला दिमाग, अभी तो वो उसका अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। तो वो जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो अपने इमोशंस के अंदर एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो वो ऑलरेडी वहाँ होता है जहाँ हम लोगों को हिप्नोटाइज करके लेके जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ तो काम करना बहुत आसान होता है और उनके साथ जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। अच्छा, लास्टली डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि यकीनी तौर पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि फैमिली के अंदर भी अपनी मसाइल प्रॉब्लम्स शेयर करने से हिचकिचाते हैं। तो जब ऐसा बंदा जो कि तन्हाई का शिकार हो या ख़ुद को डिप्रेशन के अंदर वो वक्त के साथ साथ डुबोए जा रहा है, फैमिली मेम्बर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसको किस तरह से खींच के वो वापस ला सकते हैं? आप तो डॉक्टर हैं, यकीनी तौर पे अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे, लेकिन फैमिली मेम्बर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, फैमिली मेंबर्स के लिए ये एडवाइस है कि जब भी वो देखें किसी को कि वो इनमें से किसी भी तरह की चीज़ के अंदर जा रहा है, मसलन उसकी नींद और भूख का पैटर्न चेंज हो रहा है या उसका वेट का चेंज हो रहा है, खुश नहीं रहता, उदास रहता है या क्राइंग स्पेल्स आते हैं, चिड़चिड़ा हो गया है, अगर वो ये सब कुछ देख रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी इंसान के साथ कंपैशन चाहिए होता है, हमदर्दी चाहिए होती है, ठीक है? तो एक हमदर्दी के साथ उसकी बात सुने। जब कोई किसी की बात सुन लेता है तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम थेरेपी के अंदर कहते हैं कि सुनना और सुनना, यानी अगर आप किसी की बात सुन भी रहे हैं तो अगले इंसान के लिए ये भी एक थेरेप्यूटिक चीज़ होती है। तो कम से कम आप एक हमदर्दी से और जजमेंटल हुए बगैर उसकी खुले दिल से उसकी बात को सुने और समझने की कोशिश करें और इसी तरह उस इंसान को सबसे पहले यानी कि उसको तन्हाई से निकाला जाए। जी, उसको तन्हाई से निकाला जाए, चाहे दोस्त हैं, चाहे खानदान वाले हैं, उसको तन्हाई से बाहर निकाला जाए और उसको ये एहसास दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समिया आतर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, अपनी कीमती राय हमें दे रही थी और जिस तरह से उन्होंने बताया कॉजेज़ क्या हैं, तो हम मेरे ख्याल में इस सेशन से हम कॉजेज़ तक तो पहुंच गए होंगे। फिर उससे निकलना कैसे है, तन्हाई से किस तरह से अपने फैमिली मेम्बर को निकालना है और किस तरह से उसे डिप्रेशन का शिकार होने से बचाना है, इसके हवाले से हमें बहुत कुछ पता चल गया। तो मेरे ख्याल में हम ऐसे में प्यारों को फूल भी शिकार नहीं होने बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर किसी को डिप्रेशन का शिकार है उसको फूल ना तो आप बहुत फ्रेश हो जाते हैं, मिजाज बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ फूलों की बात हो रही है तो कौमी फूल की भी बात कर लेते हैं जो कि चंबेली है नाज़रीन, और चंबेली को पाकिस्तान का फूल चुने 63 साल मुकम्मल हो गए हैं। चंबेली को बंगाली में क्या कहा जाता है वैसे? अच्छा जी, चंबेली को बंगाली में तो नहीं पता, अंग्रेजी में जैस्मिन कहा जाता है। जैस्मिन का मुझे पता है और सिंधी में इसको मोतिया पुकारा जाता है। और इस छोटे साइज़ के फूल को 15 जुलाई 1961 को पाकिस्तान का कौमी फूल करार दिया गया था और इतना खूबसूरत है, इसकी खुशबू इतनी प्रेग्नेंट। और इसकी एक वजह ये भी है कि इसके जो कलर्स होते हैं वो फूल का कलर वाइट है और पत्तों का जो कलर है वो ग्रीन है, तो ये पाकिस्तानी फ्लैग को बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है और हमें एक मैसेज भी देता है कि हमेशा फ्रेश, खूबसूरत और इसकी खुशबू भी काफी मुनफरिद है। चाहिए। बहुत खूबसूरत इसकी खुशबू है, बल्कि इसकी जो खुशबू है वो आपके जैसे कहा ना जुनैद ने पहले कि डिप्रेशन को जो है वो किसी हद तक कम कर देती है। तो मुझे लगता है, मैं क्योंकि सुबह उठते ही मोतिये के फूल, चंबेली के फूल जिनको आप कह रहे हैं, मैं उनको तोड़ती हूँ और उनकी फ्रेगनेंस को फील करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एकदम ताज़ा दम हो गई हूँ, जैसे कॉफ़ी काम करती है ना उसी तरह से। ठीक है, तो एक पैकेज दिखा दें अपने नाज़रीन को। इतनी हमने तारीफें तो कर दी हैं चंबेली के फूल की, तो उस पे एक जिनको नहीं पता चंबेली का उसको हम बताएं कि चंबेली क्या है। जी, एक रिपोर्ट देखिए, इस पे फिर मज़ीद बात करते हैं। उर्दू में चंबेली, अंग्रेजी में जैस्मिन और सिंधी जुबान में मोतिया पुकारे जाने वाले छोटे साइज के सफेद और निहायत ही मुनफरिद खुशबूदार फूल को पाकिस्तान के कौमी फूल का दर्जा दिया गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि चूंकि चंबेली का फूल सफेद रंग का होता है और इसके साथ मौजूद सब्ज पत्तों की वजह से ये पाकिस्तान के कौमी परचम की तरह नजर आता है। चंबेली पाकिस्तान का कौमी फूल है। गर्म और मरतूब इलाकों में पाए जाने वाले इस निहायत ही मुनफरिद खुशबू वाले फूल की 200 इकसाम है, जिनमें अक्सरियत
सफेद या जर्द रंग वाले फूलों की है। चमेली के पत्ते पूरा साल हरे रहते हैं, जो पतझड़ में झड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर दोबारा फूल आ जाते हैं। चमेली का पौधा 15 से 20 वर्ष उम्र पाता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 10 से 15 फीट होती है और अगर पौधे को दीवार वगैरह की सूरत में सहारा मैसर आ जाए तो इसकी ऊंचाई 30 फीट तक जा सकती है। ये फूल अमूमन 1 इंच पर मुहित होता है। पौधे पर फूल मौसम गर्मा और बहार में आते हैं। पौधा उगने के अमूमन 6 माह बाद इस पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। चमेली के फूल की खुशबू अंधेरा होने के बाद अपने उरूज पर होती है। चमेली के फूल से निकाला गया तेल कॉस्मेटिक और परफ्यूम्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ अहम खबरें जिसको हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जहाँ कुछ मईशत की बात कर लेते हैं, कुछ स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। अब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं डॉक्टर साहब। और ये जो हुकूमत दावा कर रही है कि मईशत में बेहतरी आ रही है, हम तो यही देख रहे हैं कि कर्ज पे कर्ज लिया जा रहा है और अवाम महंगाई के बोझ तले दबते जा रहे हैं। आप बताइए हकीकत क्या है? ये आप जो कि देख रहे हैं वो सही है। हुकूमत जो दावे कर रही है वो गलत है। बुनियादी बात उसका सबूत मैं पेश करूँ। इस साल का महंगाई का हदफ 12% है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ये 16% रहेगा। यानी जो हुकूमत कह रही है उससे ज़्यादा महंगाई होगी। तो जब महंगाई होगी तो मैंने आपको 16% की फिगर दी है। जो पाकिस्तान में 10.5 करोड़ गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन होगी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। मेरे मुल्क के 26 मिलियन 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। वो दुनिया भर में सबसे बड़ी तादाद है। किसी दुनिया के मुल्क में इतने बच्चे ऐसे नहीं है जो स्कूल ना जाएं। दुनिया में सबसे ज़्यादा हम है। हालांकि हमारा आइन 25 अलिफ कहता है कि हर बच्चे को जो 16 साल तक का है लाजमी और मुफ्त तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है। मगर ने कभी माजी में जिम्मेदारी पूरी की, ना आज कर रहे हैं और ना ये 2080 तक मेरे ख्याल से कर नहीं पाएंगे। मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि आप उसके लिए रुकन मुख्तस नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब हम एक बार फिर से कर्ज लेने भी जा रहे हैं। इस बार आलमी बैंक जो है वो हमें 8 अरब का वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा डॉक्टर साहब, कर्ज लेने का और फिर पाकिस्तान के अवाम को इसी तरह से टैक्सेस के बोझ के नीचे दबाया जाता रहेगा? देखिए ये सिलसिला ऐसे नहीं चलेगा। उसकी वजह यह मैं आपको पहले पूरी जिम्मेदारी से बता दूं। ये जो 7 अरब डॉलर का कर्जा आपको मिलने वाला है 37 महीने के लिए है। इस 37 महीने में पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर रहेगी और लड़खड़ाती रहेगी। और इस वक्त आज वफाक ने और सूबों ने और ये यकीनी बना लिया है कि 2027 में जब ये सितंबर में ख़त्म होगा उसके कुछ अरसे के बाद लाजमन ये अगले प्रोग्राम में जाएंगे। हालांकि हुकूमत वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि आखिरी प्रोग्राम है, ये आखिरी नहीं होगा। वो 25वां प्रोग्राम में फिर जाएंगे 2027 के बाद, जो एक कौमी खुदकशी होगी। नंबर 1 तो डॉक्टर साहब फिर वे आउट क्या है? इस कर्ज के जो प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनसे निकला कैसे जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान का बच्चा इस वक्त मकरूज हो चुका है और मजीद हम कर्ज के बोझ तले दबाए चले जा रहे हैं आवाम को। कर्ज ना लें तो सेकंड ऑप्शन क्या है? देखिए हल तो मौजूद है, इसका 100% हल मौजूद है, सबको पता है। लेकिन मसला ये है कि पार्लियामेंट, पाकिस्तान की सियासी हुकूमतें, वफाकी और सूबाई माजी की और मौजूदा और सारे स्टेट बैंक, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ताजिर, सनतकार, उलमा, मुफ्ती और आला अदलिया, ये सब कोई नहीं चाहता कि रहना चाहते हैं हम। तो हल क्या है? हल ये है कि जो तीनों पार्टियों को आप फिलहाल बात कर लेते हैं, जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, तो सिंध में एक पार्टी है, केपी में, वफाक में है, एक से ज़्यादा। इनका इंतखाबी मंशूर है जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है। अगर SIFC या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसने इंतखाबात में मुदाखलत की और रात को 12 बजे बोल के कहा, बिल्कुल सही कहा कि जी आप इंतखाबात वक्त पर कराएं ज़रूर, लेकिन इंतखाबात का मकसद तो ये होता है कि आप कौम से जो वायदे कर रहे हैं उसको पूरा करें। आप आइन ने अगर आपको कहा है कि हर बच्चे को मुफ्त तालीम देनी है, इंसाफ का करना है, तो वो करें। वो तो होता नहीं है। तो अगर आज या तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे या SIFC जिसमें फ़ौज है
वो तीनों पार्टियों को बुला लें और उनसे ये कहें, देखिए जनाब, ये आपका इंतखाबी मंशूर है जिसमें आपने ये कहा है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, काले धन को सफ़ेद होने नहीं दिया जाएगा, तालीम में 7 से 9% का इन्होंने वायदा किया हुआ है, तालीम और सेहत में तीनों पार्टियों ने ये आपका, और 25 लेकिन डॉक्टर साहब IMF से कर्ज लिए बगैर दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है? वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिए बगैर क्या ये मुल्क और इसकी मईशत चल सकती है? क्योंकि हमने माजी में देखा है जब खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने कुछ डिले किया था IMF से रुजू करने में, तो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया था और फिर बिलाखिर उन्हें उसी की तरफ ही जाना पड़ा था। नहीं, वो तो एक साजिश थी। उसकी वजह ये थी कि आपको ये दोबारा आवाम को पता होना चाहिए, क्योंकि मईशत की जो तबाही है उसमें आवाम की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, वो मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन ये जो आपने इमरान खान के दौर का जिक्र किया है, वो ताख़िर से गए, उसका भी एक हिकमत अमली थी, लेकिन जाने के बाद 21 महीने तक उन्होंने IMF का प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया और उस दौरान में शरह सूद गिरा के 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कर ली, जो पिछले साल से 24 अरब डॉलर ज़्यादा थी। कई हज़ार अरब रुपए के आवाम को पैकेजेस दिए ताकि डॉक्टर साहब आपने मंशूर की बात की थी कि इनको अदालत ले जाना चाहिए और फिर इनको इनका मंशूर याद दिलाना चाहिए। तो जब इंतखाबात होने वाले होते हैं तमाम जमातें मंशूर रखती हैं, लेकिन इंतखाबात हो जाने के बाद तमाम जमातें उस मंशूर को भूल जाती हैं, उन वादों को भूल जाती हैं। आप देखें तो तालीम के लिए बजट नहीं उस तरह से दिया जाता जिस तरह से देना चाहिए, वो तमाम सूबों के लिए है। हम देखें तो हेल्थ के लिए वो वाला बजट नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि मुल्क जो है वो दिवालिया हो चुका है, मुल्क के पास है ही कुछ नहीं। ये तमाम हुकूमतें ही करती हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले कुछ और मंशूर होता है, इलेक्शन हो जाने के बाद मुंतखब होकर आ जाने के बाद जो है इनका मंशूर बदल जाता है। देखिए, मैंने आपसे पूरी जिम्मेदारी से कुछ जुमले कहे थे, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। मैंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के मामलात में मुदाखलत की थी। रात को 12 बजे कोर्ट खुली थी और ये कहा था इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी तो साथ में कहे कि भाई इलेक्शन करने का तो मकसद ये है कि जो आपने मंशूर किया था, अगर उस पर आप अमल नहीं करते तो आपका इलेक्शन नल एंड वाइड हो जाएगा। अगर आप 25 में हर बच्चे को तालीम, जुमला तो आप पूरा कर लेना, आप सवाल बड़ा लंबा कर जी डॉक्टर साहब। आप जब सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि 25 अलिफ में तो ये है कि हर बच्चे को लाजमी तालीम दें, तो अगर आप इतना बजट नहीं रखते तालीम में जिसमें हर बच्चे को दाखिला मिले, तो ये तो आप कानून की खिलाफ वर्जी हम तो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप टैक्स। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त की कमी है, आपसे और भी बहुत से सवालात करने थे, लेकिन आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसका मतलब है इशाल के जो दावे किए जा रहे हैं वो सिर्फ दावे ही हैं, उसमें हकीकत नहीं है। और तमाम एक बार फिर से मजीद कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है, तो वो जो खुशफहमी का शिकार हुकूमत आवाम को करना चाह रही है वो नहीं होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पहले प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हुआ है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।